हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो जेई एडवांस पीवाई की सीरीज एक बार फिर से वापस आ चुका है। और जैसा कि इस सीरीज में हम लोग करते आए हैं, हम लोग इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लेंगे पीवाई क्यू फ्रॉम ईयर 2012 टू 2021। पिछली बार हमने 2012 से लेकर 2020 लिया था। इस बार क्योंकि 2021 के भी क्वेश्चन आ गए, इसलिए हम लोग इसको अपडेट करते हुए 2012 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन लेंगे जेई एडवांस्ड के। ठीक है, और ये सीरीज हमारा कंटिन्यू रहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम जैसा पिछले बार हमने कैसा किया था, क्लास 12 के पहले टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, कवर किए थे। उसके बाद हम लोग क्लास 11 के टॉपिक्स में आए थे। इस बार 2012 से लेके 21 तक पहले हम लोग क्लास 11 के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग क्लास 12 के टॉपिक्स में जाएंगे। ओके, और ये हम लोग पूरा का पूरा सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि तुमको इस तरह के वीडियोस देखने को मिलेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा चैप्टर है जिसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2012 से लेकर 2021 तक यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स से रिलेटेड जेई एडवांस में, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लेकिन इसको लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों सिंपल बोल के नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लेक्ट करके छोड़ देते हैं, फिर बाद में यही हॉन्ट करता है। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कि अगर बात करें, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट जो लोगों को हाउंट करता है, दैट इज वर्नियर कैलिपर वाला क्वेश्चन, है ना। वर्नियर कैलिपर, उसमें कुछ नहीं है यार, लेंथ मेजर करना है, थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओगे तो वर्नियर कैलिपर वाला क्वेश्चन बहुत ईजी होता है ना, बिल्कुल लॉजिकल है। और बाकी बाकी तो कुछ भी नहीं है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। चलो हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले जो हमारे पास में क्वेश्चन है, ये पूछा गया था जेई एडवांस 2021 में। ठीक है, इसमें बोला गया है a physical quantity s vector is defined as s vector equals to e cross b divided by mu naught। तो इस तरह से एक फिजिकल क्वांटिटी s वेक्टर को डिफाइन किया जाता है e क्रॉस b डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, वेयर e is electric field, b is magnetic field and mu naught is permeability of free space। ठीक है, the dimension of s vector are same as the dimension of which of the following quantities। देखो, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। या तो तुम्हें एस वेक्टर के बारे में डायरेक्टली पता हो कि ये एक पॉइंटिंग वेक्टर है, दिस इज अ पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, और मैं बोलता हूं कि ये जानने की जरूरत तुम्हें नहीं है। ठीक है, ये इसको हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं। इसका नॉलेज अगर तुम्हें है तब तो इस क्वेश्चन को तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, है ना। ऐसे भी अगर तुम्हें इसका आइडिया ना भी हो कि एक पॉइंटिंग वेक्टर है, क्योंकि शायद तुम लोग नहीं पढ़े होगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में, ऐसे जो अच्छे टीचर्स हो पढ़ाते हैं, ये पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ाते हैं, है ना। बट अगर तुमने नहीं भी पढ़ा है तो कोई पाप नहीं किया है, ये तुम्हारे सिलेबस में या फिर तुमको इस तरह से पूछा नहीं जाएगा। ओके, तो इसको अगर पॉइंटिंग वेक्टर का नॉलेज है तो मैं बता देता हूं कि कैसे तुम डायरेक्टली बता सकते हो इसका आंसर क्या है। अदरवाइज नहीं है तो नॉर्मल मेथड से भी हम लोग इसको जाके सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मल मेथड। ठीक है, यही तो खास बात होती है जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स जो चैप्टर है ना, उसमें तुम्हारे पास कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है, तुमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। ठीक है, तुम अगर ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा, किसी का डायमेंशन वायमेंशन मैच कराने के लिए देगा, वर्नियर कैलिपर थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, बट बहुत ज्यादा तुम्हें चीजें जानने की जरूरत नहीं है। तो अगर तुम्हें सुपरफिशियली भी चीजें पता है, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला का आइडिया है, इधर उधर का आइडिया है, तो भी ये तुम सारे सब कुछ करके लेके जाओगे। ओके, तो सबसे पहले जो ये दिखा दिया हुआ है हमारे पास में, पॉइंटिंग वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है ना। पॉइंटिंग वेक्टर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, देखो एक वेक्टर है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ई क्रॉस बी एक क्रॉस प्रोडक्ट है। दैट मीन्स इसके पास खुद का डायरेक्शन है, ये खुद ही एक डायरेक्शन, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बेसिकली डिफाइन करता है कि एनर्जी पर यूनिट, मैं लिखता हूं यहां पे, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, फ्लो ऑफ जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेरे पास में है उसका फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, उसको इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो दिस इज बेसिकली पॉइंटिंग वेक्टर। और पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बताया जाता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के डायरेक्शन में होता है। इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी करेंगे, टेंशन मतलब। ओके, तो दिस इज, अब यहां से देखेंगे एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसका डायमेंशन किसके साथ मैच हो रहा है। तो देखो एनर्जी अपॉन टाइम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसका डायमेंशन है वो, पावर। तो पावर अपॉन एरिया, तो एक तो सीधा सीधा हम लोग यहां से देख सकते हैं कि डी ऑप्शन यहां से मैच हो जाता है। ओके, पावर अपॉन एरिया। और ये कहीं से भी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशन को मैच नहीं हो रहा है ना। अब पावर है तो पावर को हम लोग एनर्जी के, अब इसको छोड़ दो, एनर्जी अपॉन एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो एनर्जी का डायमेंशन किससे मैच कर सकता है, एनर्जी का डायमेंशन किससे मैच कर सकता है, वर्क से। वर्क एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क का डायमेंशन है वो एनर्जी के साथ मैच करेगा। तो वर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लेंथ के टर्म्स में, क्योंकि हमें डायमेंशन मैच करना है
है ना, फोर्स इंटू लेंथ डायमेंशन के टर्म्स में, अपॉन एरिया, एरिया को हम लोग लेंथ स्क्वायर के टर्म्स में भी बोल सकते हैं, डायमेंशन के टर्म्स में लेंथ स्क्वायर इंटू टाइम, है ना। यहां से देखो एक लेंथ कैंसिल आउट हो जाता है और ये टर्म मेरे पास में फोर्स अपॉन लेंथ इंटू टाइम, ये डायमेंशन भी हमारे पास में आ जाता है ना। तो ये ऑप्शन हमें करेक्ट होता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पे देखो एनर्जी अपॉन चार्ज अपॉन करंट, ये तो कहीं से भी नहीं आ रहा ना, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम है, ये कभी भी इसके साथ मैच नहीं करेगा, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां से हम लोग देख सकते हैं बी और डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये तो बात हो गई जब तुम्हें सब कुछ पता है ना, पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में पता है। अब तुम्हें पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में पता नहीं है, मैं मान के चलता हूं कि तुमको पॉइंटिंग वेक्टर नहीं पता है, ठीक है। अब कैसे करें सर, पॉइंटिंग वेक्टर हमें पता नहीं है। ओके, तो तुम्हें एक चीज पता होगा, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी अगर ये भी नहीं पता है तो भी तुम सॉल्व कर सकते हो। एनर्जी डेंसिटी भी नहीं पता है तो तुमको बी का डायमेंशन पता है, ई का डायमेंशन पता है, म्यू नॉट का डायमेंशन, कुछ भी कर सकते हो इसमें। लेकिन अगर देखो एनर्जी डेंसिटी तुमने पढ़ रखा होगा, कैपेसिटेंस पढ़ा ना, हाफ सी वी स्क्वायर पढ़ा है, कैपेसिटेंस के अंदर स्टोर्ड एनर्जी, है ना। उसी तरह से तुमने इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर पढ़ा हुआ है, ठीक है। वो सब कहां से आया, एनर्जी डेंसिटी तो हमने डिराइव किया था ना, हाफ सी वी स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा होगा, है ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इस तरह से पढ़ा होगा। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ये एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी ये मैं लिखता हूं, दिस इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर हो जाता है ना। मैं इसको अब हम लोग देखो और एक रिलेशन हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से पता है कि E इज इक्वल टू बी सी, कहीं पे भी E बी सी के बराबर होता है। तो मैं डायमेंशन लिख रहा हूं उसका सिर्फ, तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट नहीं ले रहा हूं, साइन थीटा ई बी साइन थीटा आ जाएगा, है ना। तो मैं डायमेंशन अगर सिर्फ लूं तो E को मैं बी सी लिख दूं यहाँ पे, है ना, E को बी सी लिख दूं, इसको मल्टीप्लाई कर दूं बी के साथ, है ना, मल्टीप्लाइड बाई बी, डॉट नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, इस तरह का मेरे पास में डायमेंशन के टर्म्स में बस लिख रहा हूं, है ना। बाकी आएगा क्या, ई बी साइन थीटा ही तो आने वाला है, तो डायमेंशन तो वही, साइन थीटा का तो कोई डायमेंशन नहीं है ना, ई क्रॉस बी का वही डायमेंशन होगा जो ई बी का डायमेंशन होगा। तो बी सी इंटू बी, तो ये क्या हो जाएगा देखो, बी स्क्वायर सी अपॉन बी स्क्वायर सी, एक सेकेंड, ई इक्वल्स टू बी सी हमने रखा, ई इक्वल्स टू बी सी रखा, तो बी स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इस टर्म्स में आ गया, है ना। अब देखो बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट का डायमेंशन क्या है, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट का डायमेंशन है एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन, है ना। तो ये दिस इज बेसिकली एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, इनटू सी, सी इज व्हाट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, है ना, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, लेंथ डिवाइडेड बाई सेकेंड, दैट इज टाइम, इसके डायमेंशन में। वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, लेंथ का क्यूब हो गया, वॉल्यूम मतलब लेंथ का क्यूब हो गया, और एक लेंथ से ये लेंथ का क्यूब कट गया और यहां पर ये क्या बचा, ये लेंथ का स्क्वायर बचा, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। तो ये देखो एनर्जी पर यूनिट टाइम लेंथ स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन टाइम को मैं फिर से, एनर्जी अपॉन टाइम को मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं पावर लिख दूंगा, और पावर अपॉन नीचे का टर्म एरिया आ जाएगा, लेंथ स्क्वायर इज एरिया, मतलब ये इसके डायमेंशन से मैच हो रहा है। ओके, सेम वही चीज है, पावर को मैं फिर एनर्जी, मैं पावर को लिख सकता हूं ना, पावर का डायमेंशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से मैच करेगा, है ना, जो कि एनर्जी का डायमेंशन होगा, ठीक है। अपॉन इसको इसको हम लोग इसके टर्म्स में लिख रहे हैं, पावर को मैं लिख रहा हूं एनर्जी अपॉन टाइम, है ना, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी को मैं लिख रहा हूं फोर्स इंटू लेंथ, और नीचे का टर्म क्या हो गया, एनर्जी अपॉन टाइम आया, ये टाइम आ गया, अपॉन एरिया इस तरह से आ गया। तो एरिया मतलब क्या हो गया, लेंथ, लेंथ स्क्वायर हो गया ना, एरिया को मैं लेंथ स्क्वायर ले रहा हूं, लेंथ स्क्वायर। तो देखो ये फिर से हमारे पास में बी पार्ट वाला आंसर यहां से मैच करता है, फोर्स अपॉन लेंथ इनटू टाइम। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका हो सकता है। ई का तुमको जो भी रिलेशन पता है उससे तुम ई का डायमेंशन लिख लो, बी का डायमेंशन लिख लो, म्यू नॉट का डायमेंशन लिख लो, तो ये मुझे इजी तरीका लगा, तो इसलिए मैंने इस तरीके से बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2021 में, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, वर्नियर कैलिपर से, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये हम लोग देखते हैं, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या बोला गया, स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल, तो एक मेन स्केल डिवीजन हमें यहां से दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर।
आगे बोला गया 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन करस्पॉन्ड्स टू 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, दैट इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो हम लोग बोल सकते हैं ना 1 वर्नियर स्केल डिवीजन करस्पॉन्ड्स टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, और इतनी इंफॉर्मेशन से हम लोग लीस्ट काउंट भी निकाल सकते हैं। लीस्ट काउंट हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 MSD माइनस 1 VSD, है ना, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो MSD को MSD लिखे रहने दो, VSD को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9/10 टाइम्स ऑफ MSD। कहां से, ये वाली इक्वेशन, 9/10 टाइम्स ऑफ MSD, and that is equal to 1/10 of MSD। 1/10 of MSD is 0.1 इतना सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में लीस्ट काउंट आ गया, 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट हमारे पास में आ गया। ओके, तो इतनी इंफॉर्मेशन से तो हमने लीस्ट काउंट निकाल दिया। अब आगे देखो क्या बोला गया है, द फिगर बिलो ऑन द लेफ्ट शोज द रीडिंग ऑफ द कैलिपर व्हेन नो गैप बिटवीन इट्स 2 जॉज। तो 2 जॉ जो रहते हैं, जो वर्नियर कैलिपर में 2 जॉ रहते हैं, उसके बीच में हम लोग कुछ चीज फंसा के इस तरह से मेजर लेते हैं। तो जब हमें 0 एरर मेजर करना होता है तो वो इस तरह से दोनों जॉ को हम लोग सटा लेते हैं, इस तरह से सटा दिया। अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों को सटाने के बाद ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, ये 0 दोनों का कोइंसाइड होना चाहिए। अगर 0 दोनों का कोइंसाइड हो गया दैट मींस देयर इज नो एरर। अगर नहीं कोइंसाइड हुआ तब देयर इज सम एरर। अब यहां पे देखो, वर्नियर जब हम लोग ने दोनों को 0 से चिपका दिया तभी भी हमारा वर्नियर स्केल इधर कुछ इस तरह से शो कर रहा है, वर्नियर स्केल इधर है, दैट मींस ये एक नेगेटिव एरर है। नेगेटिव एरर मतलब जो चीज को 0 बताना चाहिए उसको ये कुछ नेगेटिव वैल्यू बता रहा है। ठीक है, और वो कितना है, इतना एरर है। ये बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है, ये कितना एरर है, दिस इज माई एरर एंड दैट एरर इज नेगेटिव एरर। मतलब कोई चीज की जितनी वैल्यू होनी चाहिए ना, कुछ चीज अगर हम लोग इससे मेजर करें तो जितनी वैल्यू होनी चाहिए ना वो इससे कम बता रहा है, ये वाला स्केल में इस तरह का एरर है ना। ठीक है, अब हम लोग ये कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग देखेंगे, हम लोग बेसिकली मेन स्केल डिवीजन का देखते हैं, सबसे लोएस्ट जो रहता है, सबसे लोएस्ट पॉइंट, वो हम लोग मेन स्केल डिवीजन का कंसिडर करते हैं। तो ये बेसिकली अगर 0 है तो दिस इज -0.1, क्योंकि 0.1 का डिवीजन है इसमें, तो दिस इज -0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग वही तो करते हैं। देखो मेन स्केल और वर्नियर स्केल मेजर कैसे करते हैं, देखो यहां से 3, ये अगर 3 है, इफ दिस इज 3, दिस इज 3.1, दिस इज 3.2, तो हम लोग क्या करेंगे 3.1 हम लोग कंसिडर करेंगे, मेन स्केल में हम लोग 3.1 कंसिडर करेंगे, और मेन स्केल में 3.1 कंसिडर करेंगे, और जो बचा हुआ ये वाला जो पार्ट है, ये जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वर्नियर स्केल से। ये जो छोटा सा पार्ट है ये हम लोग वर्नियर स्केल से कैलकुलेट करते हैं। तो जो सबसे लोवेस्ट रहता है वो हम लोग कंसिडर करते हैं 3.1। 3.1 से ये ज्यादा है। ठीक है, अब उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे एरर कैलकुलेट करने के लिए। हम लोग बोलेंगे कि -0.1 से ये ज्यादा है, माइनस इसकी जो वैल्यू ये जो शो कर रहा है दैट इज ग्रेटर देन -0.1। जो ये वाली वैल्यू हमें बेसिकली कैलकुलेट करनी है ना, ये वाली, तो दैट इज बेसिकली ग्रेटर देन -0.1। तो ये चीज समझो, एक स्केल, एक डिवीजन हम लोग कम लेते हैं। मतलब जहां पर ये देखो, यहाँ ये डिवीजन है ना, और वर्नियर का ये डिवीजन है, तो हम लोग वर्नियर जहां पर कोइंसाइड, जिस जगह पे वर्नियर इंडिकेट कर रहा है, मेन स्केल को जहां पर इंडिकेट कर रहा है, उससे एक डिवीजन हम लोग कम यहां पर लेते हैं। और फिर उसमें जो भी इसमें ये जो चीज है, जो भी एक्स है, सपोज ये एक्स है, वो हम लोग इसमें वर्नियर स्केल में मेजर करके उसमें मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर देते हैं। ठीक है, ओके। सो अभी हम लोग देखते हैं कि एरर कितना है, एरर हम लोग कैसे निकालें। देखो जो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है ना, उसमें बेसिकली एरर दिया हुआ है। ठीक है, दोनों जॉस को सटाते हैं, दोनों का 0 मैच होना चाहिए, नहीं हो रहा है, कुछ नेगेटिव एरर है, और वो हम लोग इसकी रीडिंग से इस वाले जो हमारे पास में फिगर है वहां से हम लोग इसकी रीडिंग को निकाल सकते हैं, वो नेगेटिव एरर। ठीक है, तो सबसे पहले एरर निकाल ही लेते हैं। चलो नेगेटिव एरर कितना हो जाएगा, देखो एरर हम लोग लिख लेते हैं। एरर, नेगेटिव एरर है हमें पता है, दैट इज मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो मेन स्केल की रीडिंग है -0.1 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग। अब वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन है इसमें कोइंसाइड किया, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, छठा डिवीजन। और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होगा इसको हमको, 0.01। ये बेसिकली मेरे पास में क्या है, दिस इज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो ये बेसिकली हमको रीडिंग बताएगा कि ये पहला वाला कि एरर कितना है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली -0.1 सेंटीमीटर प्लस 0.06 सेंटीमीटर, दिस इज नथिंग बट
माइनस आ जाएगा ना, -0.04 सेंटीमीटर, ये हमें एरर दिख रहा है। ठीक है, अब हमें जो दूसरा वाला फिगर दिया हुआ है उससे हमें रीडिंग बताना है, करेक्ट डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर को दोनों जॉ से इस तरह से पकड़ा हुआ है, तो अब हमें करेक्ट डायमीटर बताना है। और ये हम लोग कैसे लेंगे? देखो, जो रीडिंग होगी, रीडिंग बेसिकली जो डायमीटर करेक्ट मेजरमेंट जो जो होगी, दैट इज करेक्ट डायमीटर, जो यहां पर हम लोग लिखेंगे करेक्ट डायमीटर, दैट इज बेसिकली मेन स्केल रीडिंग होगी कुछ, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग होगी, माइनस हम लोग एरर माइनस करेंगे यहाँ पे। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ये बेसिकली हम लोग किसी का भी एक्चुअल जो रीडिंग, एक्चुअल मेजरमेंट हम लोग इस तरह से लिखते हैं। मेन स्केल रीडिंग, देखो मेन स्केल रीडिंग मैंने वही बताया था, जो यहाँ पर वर्नियर, यहाँ पर इस तरह से मेन स्केल में दिखाया है, उससे पहले वाली जो मेन स्केल में जो रीडिंग आ रही है वो हम लोग लेते हैं। तो दिस इज 3.1, क्योंकि 0.1 सेंटीमीटर का डिवीजन है, ये अगर 3 है तो ये 3.1 है, तो 3.1 से कुछ ज्यादा है ना, तो 3.1 ये हम तो यहाँ पे 3.1 लिखते हैं। प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन हम लोग कैसे लिखेंगे? वर्नियर स्केल में हम लोग देखेंगे लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे कोइंसाइडिंग डिवीजन से, तो लीस्ट काउंट मेरे पास 0.01 हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, इनटू कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? देखो ये तो 0 है, पहला ही डिवीजन कोइंसाइड कर जा रहा है इसके साथ, देखो पहला ही डिवीजन कोइंसाइड कर गया, इनटू 1, ये 1 आ जाएगा, माइनस एरर है मेरे पास में -0.04 सेंटीमीटर। तो दिस इज बेसिकली 3.1 प्लस 0.01 प्लस 0.04, दैट इज इक्वल टू 3.15 सेंटीमीटर। यहां से देख सकते हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, 3.15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2020 में। इसमें बोला गया है समटाइम्स इट इज कन्वीनियंट टू कंस्ट्रक्ट अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स सो दैट ऑल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओनली वन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इन वन सच सिस्टम डायमेंशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज आर गिवन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एक्स एज फॉलोज। ठीक है, एक एक्स एक क्वांटिटी है, उसके टर्म्स में सारे चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारा क्वांटिटीज को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके डायमेंशन के टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में। ठीक है, तो पहला पोजीशन को रिप्रेजेंट किया गया एक्स रेज टू पावर अल्फा। ठीक है, पोजीशन मतलब मैं ऐसा लिख देता हूं, लेंथ को रिप्रेजेंट किया गया किसके टर्म्स में? पोजीशन मतलब लेंथ का यूनिट हो गया एक्स रेज टू पावर अल्फा के टर्म्स में। ठीक है, स्पीड को रिप्रेजेंट किया गया एक्स रेज टू पावर बीटा में। तो स्पीड क्या हो जाता है? मीटर पर सेकेंड होता है ना, तो मैं इसको लेंथ के टर्म्स में लिख देता हूं, लेंथ मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम इनवर्स मीटर पर सेकेंड, ये हुआ लेंथ इंटू टाइम इनवर्स। या फिर एक काम करते हैं ना, लेंथ को हम लोग एल के टर्म्स में ऐसा रहने देते हैं, है ना, मीटर पर सेकेंड को LT-1 लिख देता हूं मैं, LT-1, दिस इज बेसिकली एक्स रेज टू पावर बीटा। थर्ड में एक्सेलरेशन को एक्स रेज टू पावर पी के टर्म्स में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? LT-2 को रिप्रेजेंट किया गया है एक्स रेज टू पावर पी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? mv, दैट इज MLT-1 mv। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया गया है एक्स रेज टू पावर क्यू के टर्म्स में। और फोर्स क्या हो जाता है? MLT-2, इसको रिप्रेजेंट किया गया है एक्स रेज टू पावर आर। देन हमें अल्फा बीटा पी क्यू आर, इसमें रिलेशन बताना है। तो बहुत ही ईजी है, देखो एक पैटर्न तुमको दिख रहा होगा, इन दोनों को ऑब्जर्व करो, है ना, उसके बाद इन दोनों को ऑब्जर्व करो, उसके बाद इन दोनों को ऑब्जर्व करो, पहला इसको देखो, दूसरा ये देखो, है ना, उसके बाद तीसरा में ये दोनों को ऑब्जर्व करो। देखो अगर मैं क्या करता हूं इसको, जो ये पहला दो इक्वेशन है ना, पहला दो इक्वेशन को मैं अगर डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? L/LT-1, दैट इज बेसिकली इक्वल टू एक्स रेज टू पावर अल्फा अपॉन एक्स रेज टू पावर बीटा। तो बेसिकली ये किस चीज का यूनिट बता रहा है? टाइम का, ये टाइम का यूनिट है टी, है ना। उसी तरह से इन दोनों को डिवाइड करो, इसको डिवाइड कर लिया, अब इन दोनों को डिवाइड करो, ये फिर से मैं टाइम का यूनिट देगा। तो मैं यहां से बोल रहा हूं एक्स रेज टू पावर बीटा अपॉन एक्स रेज टू पावर पी, दैट इज ऑल्सो टी। देखो LT-1 अपॉन LT-2, टी का ही तो फैक्टर है ना। अब इन दोनों को देखो, यहां से भी इन दोनों को डिवाइड करें तो बेसिकली एक्स रेज टू पावर क्यू अपॉन एक्स रेज टू पावर आर, दैट हैज ऑल्सो डायमेंशन ऑफ टी, सब टाइम का डायमेंशन है। तो मैं इन सबको इक्वेट करता हूं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को अगर मैं इक्वेट कर दूंगा तो देखो फर्स्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको हटा देते हैं, थोड़ा अलग दिख रहा है ये। ठीक है, अब मैं फर्स्ट को देखो क्या लिख सकता हूं, फर्स्ट को मैं लिख सकता हूं एक्स रेज टू पावर अल्फा माइनस बीटा, है ना, दैट इज टी।
सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर के टर्म से लिख रहा हूँ ना, ये एक्स रेज टू पावर बीटा माइनस पी। एंड थर्ड को मैं लिख सकता हूँ एक्स रेज टू पावर क्यू माइनस आर, एंड सबका डायमेंशन है इक्वल, दैट इज टी। ठीक है, तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं। अब ये मैंने इक्वेट किया, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं ना अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू बीटा माइनस पी, है ना, और बीटा माइनस पी दैट इज इक्वल टू क्यू माइनस आर। ये रिलेशन है। अब इसी रिलेशन से देखो, जो बाकी जो रिलेशन दिया हुआ है वो डिराइव कर सकते हैं हम लोग। तो पहला और दूसरा से देखो, इन दोनों से अगर हम लोग देखें, इन दोनों से देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस पी दैट इज इक्वल टू 2 बीटा। इन दोनों से आ गया, पहले दूसरे से। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड और थर्ड से देखो, सेकेंड और थर्ड से, इन दोनों से देखो, इन दोनों को ले लो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू दैट इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस आर दैट इज इक्वल टू बीटा, पी प्लस क्यू माइनस आर दैट इज इक्वल टू बीटा। तो ये दो इक्वेशन हम लोग को यहां से मिल रहे हैं जो कि ए और बी को यहां से करेक्ट करते हैं। और बी करेक्ट है तो सी तो इनकरेक्ट हो गया, है ना, सी इनकरेक्ट हो गया, और पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू बीटा नहीं, तो बी क्योंकि सही है तो इसलिए डी भी यहां पर इनकरेक्ट हो जाता है। तो जो करेक्ट आंसर हमें मिलेगा इसका दैट इज ए एंड बी। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2019 में। इसमें बोला गया है लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस। तो मास को डायमेंशनलेस माना गया है, दिस इज डायमेंशनलेस इस यूनिट के हिसाब से, दिस इज डायमेंशनलेस। एंड एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी, दिस इज एंगुलर मोमेंटम ना, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। और इसको हम लोग, इसका डायमेंशन क्या हम लोग लिख सकते हैं, एमवीआर का डायमेंशन, है ना, एमवीआर का डायमेंशन। अब एम का डायमेंशन इज मास, है ना, v का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन मीटर पर सेकेंड। r का डायमेंशन क्या हो गया, l, तो l इंटू एल लिख दोगे, दिस इज बेसिकली क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। और बोला गया कि ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है। देखो मास तो डायमेंशनलेस है, वो तो ऐसे भी रह गया डायमेंशनलेस, तो बेसिकली एल स्क्वायर टी माइनस वन भी डायमेंशनलेस है, क्योंकि मास तो डायमेंशनलेस है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है इस यूनिट के हिसाब से। एल स्क्वायर टी माइनस वन डायमेंशनलेस कब होगा, जब एल स्क्वायर का डायमेंशन टी के बराबर हो जाए। देखो एल स्क्वायर का डायमेंशन अगर टी के बराबर हो जाएगा तो टी इंटू टी रेज टू पावर माइनस वन दैट इज टी रेज टू पावर जीरो हो गया, मतलब ये वन हो गया, तो डायमेंशनलेस बन जाएगा। तो इसको डायमेंशनलेस बनाने के लिए एल स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो टी के डायमेंशन के बराबर होना पड़ेगा। बस अब बाकी जो क्वेश्चन पूछा गया है देख लो। तो फर्स्ट यहां से बस यही हम लोग इन्फर कर सकते हैं, एल स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो टी के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा, है ना, ये हमने इसको इन्फर किया। अब ए पार्ट में पूछा गया हमें फोर्स का डायमेंशन। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, एल टी माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एल टी माइनस टू एम एल टी माइनस टू। तो मास तो डायमेंशन लेस है, ये हटा दो, मास डायमेंशन लेस है, एल के टर्म्स में हमें चाहिए, तो टी माइनस टू, तो टी का माइनस टू लेंगे तो ये क्या, देखो क्या हो जाएगा, टी, एल स्क्वायर का डायमेंशन टी के बराबर है ना, तो टी माइनस टू अगर लेंगे मतलब इस, तो एल का बेसिकली हमें एल स्क्वायर का पावर माइनस टू लेना पड़ेगा। टी रेज टू पावर माइनस टू लिया तो एल स्क्वायर का रेज टू पावर माइनस टू लेना पड़ेगा, दैट इज एल रेज टू पावर माइनस फोर, है ना। तो ये एल तो एज इट इज आ गया इंटू टी रेज टू पावर माइनस टू, दैट मीन्स एल रेज टू पावर माइनस फोर विच इज इफेक्टिवली एल रेज टू पावर माइनस थ्री। तो डायमेंशन इसका ए के साथ मैच हो रहा है ना। बी में बोला गया है पावर का डायमेंशन। पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ऐसे डायमेंशन वाइज हम लोग लिख रहे हैं डायरेक्टली। तो फोर्स का हमने डायमेंशन निकाल दिया एल माइनस थ्री। वेलोसिटी क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है मीटर पर सेकेंड, दैट इज एल टी माइनस वन। ठीक है, तो देखो टी माइनस वन को मैं क्या चीज से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यहाँ एल माइनस थ्री लिख देता हूँ और एल तो एज इट इज लिख देता हूँ। टी माइनस वन देखो यहाँ पर, टी रेज टू पावर माइनस वन मतलब एल रेज टू पावर माइनस टू, एल रेज टू पावर माइनस टू। तो ये इफेक्टिवली कितना हो गया, तीन दो पांच माइनस एक चार, एल रेज टू पावर माइनस फोर, क्योंकि यहां से मैच नहीं कर रहा है, बी इनकरेक्ट हो गया। सी देखो डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी एल टी माइनस वन। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी एल टी माइनस, मास का तो कुछ है नहीं, लेंथ लिख दिया, टी रेज टू पावर माइनस वन, टी रेज टू पावर माइनस वन देखो यहां से, टी रेज टू पावर माइनस वन एल रेज टू पावर माइनस टू, विच इज इफेक्टिवली एल रेज टू पावर माइनस वन। सी इज करेक्ट। डी देख लो, एनर्जी,
एनर्जी देखो, पावर हमने निकाल रखा है ना, तो पावर पर यूनिट टाइम, उस एनर्जी का हम लोग अगर वो निकालना चाहे तो सॉरी एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर ना, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर, तो एनर्जी के लिए पावर हमारे पास में है तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एल रेस्ट टू पावर -4 इंटू टाइम का क्या लिखेंगे, देखो एल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, तो विच इज इफेक्टिवली एल रेस्ट टू पावर -2, तो डी भी यहाँ से करेक्ट है। दैट मीन्स जो हमारे पास में करेक्ट है वो मैं एक बार फिर से निकाल देता हूँ, फिर से बता देता हूँ, ए सी डी करेक्ट हो गया ना, तो ए सी और डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2017 में। इसमें बोला गया है अ पर्सन मेजर्स द डेप्थ ऑफ अ वेल by measuring the time interval between dropping a stone and receiving the sound of impact with the bottom of the well। तो इस तरह का कुछ हमारे पास में वेल होगा, कुआं होगा, ठीक है, इस तरह का कुआं होगा, और कुएं की डेप्थ, कुआं यहाँ पानी वानी यहाँ तक कुछ भरा भरा होगा, तो कुएं की डेप्थ कहाँ तक मेजर होगा, जहाँ तक ये एक इसने यहाँ से स्टोन डाला और स्टोन को इधर से ड्रॉप किया, है ना, ये स्टोन जाके यहाँ पर से इस तरह से गिरा होगा और छपाक की आवाज़ आई होगी, छपाक की आवाज़ आई होगी। तो देखो यहाँ से छपाक की आवाज़ होने के बाद होने के बाद क्या होगा, यहाँ से आवाज़ यहाँ से निकलेगी, साउंड वेव यहाँ से निकलेगी और फिर यहाँ पर बाहर निकलेगी और आदमी को यहाँ पे सुनाई देगी। उसकी कान बना लो यहाँ, ये उसका आदमी का कान है, ईयर। तो दो चीज़ यहाँ पे हो रहा है, एक तो स्टोन जो है वो नीचे जाके एच, सपोज ये हाइट एच है, ये एच हाइट नीचे जा रहा है ना, और छपाक बजा रहा है, और उसके बजाने के कुछ देर के बाद कान को सुनाई देगा, क्योंकि वो साउंड की स्पीड को भी इसमें कंसिडर कर लेना है ना। तो आगे इसमें क्वेश्चन में बोला गया है द एरर इन हिज मेजरमेंट ऑफ टाइम इज दिस। अब उसमें मेजर टाइम को भी मेजर करने में उसने कुछ एरर लगा दी, dt, मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, dt है ना, डेल्टा टी दिया हुआ है, डेल्टा टी इस तरह से लिखने में तुमको भी समझ में नहीं आएगा, dt स्मॉल चेंज ऐसा समझ लो। तो dt कितना दिया हुआ है 0.01 सेकेंड, ये मेजर में एरर है dt, है ना, एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम है dt, ओके। एंड ही मेजर द डेप्थ ऑफ द वेल टू बी, जो उसने मेजर किया l, जो उसने मेजर किया दैट इज 20 मीटर, जो उसने मेजर किया दैट इज 20 मीटर, ओके। टेक द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 300 मीटर पर सेकेंड। द फ्रैक्शनल एरर इन dl by l, मैं डेल्टा एल को मैं dl से इस तरह से लिख रहा हूँ, छोटा सा चेंज dl मैं मान रहा हूँ, dl by l, तो dl by l हमें निकालना है, ओके। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इसको टाइम कितना लगा, ठीक है, इसका टाइम कितना लगा, टाइम जो इसने मेजर किया डेप्थ मेजर करने के लिए, जो टाइम मेजर किया वो कितना लगा। तो देखो दो इसमें कहानी हुई, तो टाइम को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूँ, दिस इज बेसिकली, तो इस कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया गया ना, ठीक है, कैपिटल टी जो टोटल टाइम इसको लगा दैट इज t1 प्लस t2। t1 प्लस t2 क्या है, पत्थर जब यहां से इस पोजीशन से, पोजीशन नंबर 1 से लेके पोजीशन नंबर 2 तक गई छपाक, वो टाइम इज t1। उसके बाद ये जो छपाक की आवाज, जो साउंड वेव है वो पर्सन के ईयर तक पहुंची, दैट इज टाइम t2। उसने तो वही मेजर किया होगा ना जो आवाज उसको सुनाई दी होगी, ठीक है। तो आवाज सुनाई दी, वो आवाज छपाक यहाँ नीचे में छपाक की आवाज हुई, जो कि उसके ईयर तक पहुंचने में भी कुछ टाइम लगा, जो कि हमें साउंड के स्पीड से इस तरह से कंसिडर करना है, ओके। तो t1 सबसे पहले तो लिखो, यहां से ऊपर से नीचे तक जाने के लिए s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाते हैं ना हम लोग, तो s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, हाफ a यहाँ पर g है, तो s इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। तो टाइम यहां से एक चीज में समझ में आता है, s की वैल्यू यहाँ पर h है, h डेप्थ है ना, तो 2h by g रूट अंडर, तो दिस इज द टाइम t1, पत्थर को ऊपर से नीचे तक पहुंचने का जो टाइम है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं ये सब कोई को ये चीज क्लियर होगा, 2h by g, u 0 है उसने छोड़ा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखते हैं, u 0 है उसने वहां से छोड़ा, और हाफ at स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है लिखा, और t रूट ओवर 2h by g, ठीक है, प्लस t2 टाइम, जो t2 टाइम उसको लगा वो कितना लगा, तो देखो t2 टाइम कितना लगा, वो h हाइट ट्रेवल किया, जो साउंड है वो h हाइट ट्रेवल किया, और उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v हम मान के चल रहे हैं, 300 मीटर पर सेकेंड v मैं मान के चल रहा हूं, तो दिस इज द टाइम, दिस इज द टोटल टाइम, ओके। अब इसके ऊपर हमें आगे प्रोसीड करना है,
तो मेरे पास में टाइम कितना आ गया, √2h/g प्लस h/v। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। टाइम मेरे पास में कितना आ गया, √2h/g प्लस h/v। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज लिखता हूँ, t प्लस dt। अगर मैं ये चेंज लिखता हूँ तो अभी बेसिकली हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो h जो मेरा है इसको हम लोग लेंथ के टर्म्स में बोल देते हैं, है ना। ये जो h है इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको लेंथ के टर्म्स में बोल देता हूँ, दिस इज l। ये जो h है दिस इज l सपोज, क्योंकि इसी के टर्म्स में हमें लिखना dl, लेंथ बोल रहा है ये, है ना। डेप्थ टू बी 20 मीटर, l इक्वल्स टू 20 मीटर, l ले रहा है ये। ठीक है, तो हम लोग l कंसिडर करके चलेंगे। तो दिस इज √2l/g, दिस इज माई l। h की जगह इसने l ले रखा है, और यही हमें dl/l फाइंड आउट करना है, dl/l। और परसेंटेज में निकालना है तो dl/l इंटू 100, ये बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है ना, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो अभी इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अगर मैं चेंज लिखूँ, चेंज के टर्म्स में लिखूँ तो t प्लस डी टी लिख सकता हूँ, है ना। √2/g ये तो कांस्टेंट है, l का मैंने चेंज लिखा है यहाँ पर l प्लस dl, और ये h भी यहाँ पर भी ये l हो जाएगा, दिस इज l/v, l डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो दिस इज ऑल्सो l। ओके, तो इसमें मैं इस तरह से लिख सकता हूँ प्लस, अब मैं अगेन इसको l प्लस dl डिवाइडेड बाई v लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से √2/g, l मैं यहाँ से कॉमन निकाल दिया, तो ये अंदर वाला जो टर्म बचा दिस इज बेसिकली 1 प्लस dl/l, इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ l/v प्लस l/v प्लस dl/v लिख लो, l/v प्लस dl/v। ओके, ये मेरे पास में t है। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक काम करते हैं, √2l/g अगर मैं कॉमन निकालूँ, है ना, √2g इस तरह से लिखें तो ये बेसिकली मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस dl/l, और ये बेसिकली क्या है, ये इसके ऊपर रूट है, स्क्वायर रूट है, तो इसको मैं पावर में 1/2 लिख सकता हूँ यहाँ से, है ना, पावर में 1/2 लिख सकता हूँ, प्लस l/v प्लस dl/v, ये रहने दो। अभी ये 12/g है, इसको एज इट इज रहने 12/g। इसका बाइनोमियल हम लोग करते हैं क्योंकि dl छोटा है l के रेस्पेक्ट में, तो dl/l बहुत छोटा है ना, तो इसको हम लोग बाइनोमियल अगर हम लोग अप्रोक्सीमेशन लें यहाँ पे तो dl/2l हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, प्लस l/v प्लस dl/v। पूरा एक्सपेंड कर देते हैं, √2l/g प्लस √2l/g इंटू dl/l और 1/2, इसको मैंने लिखा मल्टीप्लाई करके लिख दिया, प्लस l/v प्लस dl/v। अब देखो यहां से दिस इज बेसिकली माई t प्लस डी टी, दिस इज माई t प्लस डी टी। अब एक चीज हमें यहां से थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी, है ना। देखो t इक्वल्स टू व्हाट क्या था मेरे पास में, √2l/g प्लस l/v, तो 12/g और l/v से ये t मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, देखो। और मेरे पास में जो dt की जो वैल्यू आ गई, देखो dt की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1/2 √2l/g, है ना, इंटू dl/l प्लस, अब मैं और एक टर्म में देखो यहाँ पर बचा हुआ है मेरे पास में, इसको यहाँ थोड़ा सा ऐसा करते हैं इस तरह से, dl/l हो गया, प्लस ये कितना आ गया, देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि dl/l इंटू l/v कॉमन निकालने के लिए। ठीक है, तो dt मेरे पास में कितना आ गया, dt मेरे पास में आ गया 1/2 √2l/g, dl/l मैंने कॉमन निकाला, प्लस l/v टाइम्स ऑफ dl/l। तो dl/l ही तो हमें निकालना था ना, dl/l इंटू 100 निकालना था हमें, इतना परसेंटेज, ये परसेंटेज हमें निकालना था, है ना। तो देखो dt की जो वैल्यू है, यहां से मैं दिखाता हूं, dt की जो वैल्यू है दैट इज 0.01, है ना, तो इसको मैं 0.01 लिख दे रहा हूं इंटू, अब ये जो टर्म है पूरा का पूरा जो है इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ dl/l लिखता हूँ यहाँ से दूसरे पेन से, क्या लिखेंगे हम लोग, dl/l दैट इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 1/2 √2l/g प्लस l/v। तो dt की वैल्यू आ गई 0.01, परसेंटेज में लिखना है ना, तो dl/l इंटू 100 ये हमें निकालना है, ये परसेंटेज निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.01 इंटू 100 ये परसेंटेज में निकल रहा है अभी 1/2 √2 इंटू एल की वैल्यू हमें 20 दी हुई है, जी की वैल्यू 10 दी हुई है, एल की वैल्यू 20 दी हुई है, और वी हमें 300 दिया हुआ है,
300। तो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा ये 2 से ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा 1 प्लस जैसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/15, इतना परसेंटेज। तो दिस इज बेसिकली 15/16%, 15/16%। और 15/16% दैट मीन्स ये अप्रॉक्सीमेटली 1% के अराउंड आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 1%। तो 1% इसका करेक्ट आंसर होगा। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2016 में। इसमें बोला गया है देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इन 10 इक्वल डिविजन्स ऑन द मेन स्केल। तो मेन स्केल डिवीजन की अगर हम लोग बात करें तो 1 सेंटीमीटर को 10 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। तो एक मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया 0.1 सेंटीमीटर। तो एमएसडी की वैल्यू आ गई दोनों के लिए, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू आ गई। C1 और C2 दो कैलिपर से, देखो यहाँ पर C1 है, नेक्स्ट पेज में मैंने C2 बना रखा है, ठीक है, इस तरह से। द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर C1 जो हम लोग इस पेज में बनाया हमने C1 वाला हैज 10 इक्वल डिविजन्स। इसमें 10 इक्वल डिवीजन दैट करस्पॉन्ड्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन। मतलब वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर्स हैज 10 इक्वल डिविजन दैट करस्पॉन्ड्स टू 9 मेन स्केल डिविजन्स। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के बराबर है 9 मेन स्केल डिविजन्स के बराबर है, ठीक है, ये हमारे पास में है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि 1 VSD कितने के बराबर हो गया 9/10 MSD के बराबर हो गया। और यहां से हम लोग लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। C1 पहले हम लोग देख रहे हैं, तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, लीस्ट काउंट इस केस में हो जाएगा MSD माइनस VSD, और ये हमारा स्टैंडर्ड होता है ना, तो 1 MSD माइनस 1 VSD। तो MSD को MSD रहने दो, माइनस VSD को 9/10 MSD डाल दो, और ये यहाँ से 1/10 ऑफ MSD आ गया, 1/10 ऑफ MSD। और MSD की जो वैल्यू है दैट इज, यहाँ से देखो मेन स्केल डिवीजन हमारे पास में दिया हुआ है 0.1, दैट इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। इसका लिस्ट काउंट हो गया। इस तरह से हम लोग लिस्ट काउंट निकालते हैं, है ना। द वर्नियर स्केल, यहां से देखो द वर्नियर स्केल ऑफ द अदर कैलिपर, उसको छोड़ दो अभी, वर्नियर पहले C1 देखते हैं, है ना। द रीडिंग्स ऑफ द 2 कैलिपर्स, तो इसमें रीडिंग कितनी है, ये स्केल हमें C1, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये C1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये C1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। C2 नेक्स्ट पेज में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो C1 की रीडिंग क्या होगी और C2 की रीडिंग क्या होगी, ओके। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, जो रीडिंग होगी, जो रीडिंग आएगी वो बेसिकली मेरी मेन स्केल रीडिंग होगी प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग होगी, है ना। मेन स्केल रीडिंग कितनी है, देखो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, यहाँ तक ये 2.5 है, ये 2.6 है, 2.7, 2.8 से ज़्यादा है। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी होगी मेरे पास में यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर, है ना, 2.8। अब वर्नियर स्केल्स जो छोटी बची हुई रीडिंग है वो हम लोग वर्नियर स्केल से मेजर करेंगे। मतलब बची हुई कौन सी रीडिंग, ये वाली रीडिंग, ये वाली जो x है, ये हम लोग वर्नियर से मेजर करेंगे। वो कैसे हम लोग मेजर करते हैं, देखो कौन सा वर्नियर स्केल कौन सा वर्नियर का जो पॉइंट है वो कंसिडर कर रहा है। तो फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ डिवीजन, देखो यहाँ से कोइंसाइड कर रहा है, सेवेंथ वाला, ये एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ना लीस्ट काउंट इनटू सेवेंथ डिवीजन, इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो ये हो जाएगा 2.8 प्लस लीस्ट काउंट इसमें हमारे पास में 0.01 हमने निकाल रखा है इंटू 7, तो दिस इज नथिंग बट 2.87 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड जो हम लोग निकालते हैं, तो ये हमने स्टैंडर्ड तरीके से निकाल दिया। अब बात आती है C2 की। अब C2 में देखो क्या दिया हुआ है, मैंने थोड़ा इसको बड़ा बना के दिखाया हुआ है। C2 में हमारे पास स्टैंडर्ड नहीं दिया हुआ है, एक नॉन स्टैंडर्ड हमारे पास इस तरह का सिचुएशन है, जिसमें बोला गया है कि 10 डिविजन्स करस्पॉन्ड्स टू 11 मेन स्केल डिविजन्स, है ना। तो 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स करस्पॉन्ड्स टू 11 मेन स्केल डिविजन्स। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के बराबर है 11/10 टाइम्स ऑफ MSD, और MSD की वैल्यू हमें पता है कितनी है, मेन स्केल डिवीजन हमने निकाल रखा है, मेन स्केल डिवीजन दोनों केस के लिए 0.1 सेंटीमीटर है। तो ये 0.1 सेंटीमीटर हम लोग डाल देते हैं, तो 1/10 ऑफ सेंटीमीटर हम लोग बोल सकते हैं। दिस इज नथिंग बट 0.11 सेंटीमीटर, दिस इज 1 VSD, है ना। यहाँ से हमने MSD की वैल्यू डाल दी 1/10, तो 1/10 हमने MSD की वैल्यू डाल दी, तो वह एक VSD की वैल्यू हमारे पास में इतनी आ गई। अब देखो जनरली क्या होता है ना कि जो
वर्नियर स्केल की जो डिविजन्स रहती है वो छोटी होती है, ठीक है। तो वो हमारा एक स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। बट इस केस में उल्टा है, वर्नियर स्केल डिवीजन की जो रीडिंग है वो बड़ी है कंपेरिजन टू मेन स्केल डिवीजन। देखो यहाँ से 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, 11 मेन स्केल डिवीजन है। और ऐसे देखो एक मेन स्केल डिवीजन हमारे उसमें देखा था, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, है ना, एक मेन स्केल डिवीजन है। वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी आ गई हमारे पास में, 0.11 सेंटीमीटर। मतलब वर्नियर का जो डिवीजन है वो बड़ा है कंपेरिजन टू मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन का जो एक डिवीजन है और वर्नियर डिवीजन का एक डिवीजन, तो वर्नियर डिवीजन बड़ा है। तो ये नॉन स्टैंडर्ड केस हमारे पास में आ गया। लेकिन जनरल हम लोग सिंपल लॉजिक से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसकी जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, ये तो 2 है, 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5, 2.6, 2.7, 2.8 से ज़्यादा है ना। इसकी जो वैल्यू है वो 2.8 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये वाला जो रीडिंग है दैट इज 2.8। और कितनी ज़्यादा है देखो, 2.8 से कितनी ज़्यादा है, तो ये सपोज हम लोग इसको बोल देते हैं x, है ना, दिख रहा होगा 2.8 से ये x ज़्यादा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि रीडिंग जो मेरी होगी, रीडिंग जो होगी वो कितनी हो जाएगी, बोल सकता हूँ कि 2.8 प्लस x, बस ये x ही तो मुझे निकालना है। अच्छा, इसके अलावा कौन सी इसमें रीडिंग कोइंसाइड कर रही है, देखो ये वाली रीडिंग कोइंसाइड कर रही है इसमें। देखो यहां से अगर मैं यहां तक की लेंथ को अगर l बोलूं, है ना, तो यहां से जो यहां तक की जो लेंथ होगी दैट इज मैं l माइनस एक्स पे बोल सकता हूं, है ना, ठीक है, सिंपल है। अब मैं ये x मुझे निकालना है और मैं x यहां जोड़ दूंगा तो मेरी रीडिंग निकल जाएगी, C2 की रीडिंग निकल जाएगी। अब ये कैसे निकालें, तो देखो L जो है वो कितने के बराबर है, ये कितने डिवीजन है, मेन स्केल में कितने डिवीजन आ रहे हैं, मेन स्केल में एक डिवीजन है, ये दो डिवीजन, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिवीजन है। मेन स्केल के 8 डिवीजन है, 8 मेन स्केल डिवीजन है। L कितने के बराबर है, 8 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है ना। और अगर हम लोग L माइनस एक्स की बात करें तो L माइनस एक्स कितने डिवीजन के बराबर है, देखो वर्नियर डिवीजन से इसमें वर्नियर एक डिवीजन, दो डिवीजन, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। दिस इज L माइनस एक्स, है ना, L माइनस एक्स। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो x है, तो देखो ये जो बेसिकली क्या है, L इक्वल्स टू हम लोग बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू, हम लोग यहां से ऐसा एक काम करते हैं, अगर मैं L की जगह पे 8 MSD रख दूं, 8 मेन स्केल डिवीजन, इस L की जगह L 8 मेन स्केल डिवीजन, यहां पर मैंने इसकी वैल्यू यहां रख दी, माइनस एक्स दैट इज बेसिकली 7 टाइम्स ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहां से x में क्या सिंपली नहीं निकाल सकता हूं, यहां से 8 MSD माइनस 7 VSD, 8 मेन स्केल डिवीजन माइनस 7 वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना। अब देखो 8 MSD, तो MSD की वैल्यू कितनी है, मेन स्केल डिवीजन हमने 0.1 सेंटीमीटर निकाल के रखा है, माइनस 7 VSD की वैल्यू 0.11 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में हमें x की वैल्यू मिल गई, सिंपल लॉजिक से हमने निकाल लिया, है ना। दिस इज 0.8 माइनस 0.77 सेंटीमीटर। अगर कुछ भी दिया है तो सिंपल इस तरह से लॉजिक से निकाल सकते हैं हम लोग, दिस इज नथिंग बट 0.03 सेंटीमीटर, है ना, 0.03। तो रीडिंग मेरी बेसिकली कितनी हो गई देख लो, यहाँ से बहुत ही सिंपल से हम लोग निकाल सकते हैं, 2.8 प्लस 0.03 सेंटीमीटर विच इज नथिंग बट 2.83 सेंटीमीटर। तो वर्नियर सिंपल हम लोग एक लेंथ मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है। तो इस तरह से हम लोग लॉजिकली भी इसको डिराइव कर सकते हैं, हमेशा जरूरी नहीं कि बस हम लोग फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला देखो लिमिट हो गया ना, फॉर्मूला में लिमिटिंग का केस आ गया। तो जब भी वर्नियर स्केल जो रहेगी, वर्नियर स्केल रीडिंग जो रहेगी वो वर्नियर स्केल अगर बड़ा रहता है, मतलब उसकी एक डिवीजन बड़ी रहती है मेन स्केल डिवीजन से, तो लॉजिकली इसको हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, है ना। नॉर्मल वाले केस को भी लॉजिकली इस तरह से निकाल सकते हैं, जो जिसमें जो पुराना वाला जो C1 जो हमने निकाला ना, उसको भी हम लोग इस तरह से लॉजिकली निकाल सकते हैं, एक्स वैक्स मान के देख लो फिर इस तरह से। क्योंकि कभी भी एडवांस में कभी इस तरह के क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो नॉर्मल जो लोग तरीका अपना रहे हैं या फिर जो नॉर्मल लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं उससे कुछ हटके क्वेश्चन पूछ ले, है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो, लॉजिकली क्लियर रखो अपने आप को। तो जो हमारे पास देखो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है 2.87 और 2.83, तो हमें दिख रहा है यहाँ से कि सी ऑप्शन हमें करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 2.87 और 2.83। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2016 में। इस क्वेश्चन में बोला गया है इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, द फॉर्मूला यूज्ड फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द पीरियडिक मोशन इज दिस। और ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, t इक्वल्स टू 2 पाई
7 इंटू कैपिटल R माइनस आर डिवाइडेड बाई 5g। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले से हम लोग g की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, दैट इज एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द वैल्यूज ऑफ कैपिटल R एंड R आर मेजर्ड टू बी दिस। तो कैपिटल R कितना मेजर किया गया 60, जिसमें प्लस माइनस 1 mm इतना टॉलरेंस दिया हुआ है, और स्मॉल r मेजर किया गया 10 प्लस माइनस 1 mm, इतना इसमें रह रहता है प्लस माइनस 1 mm का। ठीक है, इन 5 सक्सेसिव मेजरमेंट्स द टाइम पीरियड इज फाउंड टू बी दिस। 5 सक्सेसिव मेजरमेंट लिया गया टाइम पीरियड का। ठीक है, तो T1 T2 T3 T4 T5 हम लोग बोल देते हैं। एक आया 0.52 सेकेंड, ठीक है, T2 आया मान लो 0.56 सेकेंड, मान लो क्या सही आया, T3 आया 0.57 सेकेंड, T4 आ गया 0.54 सेकेंड, है ना, और T5 दैट इज 0.59 सेकेंड। तो सबसे पहले जो हमारे पास में काम आएगा कि इसकी जो रीडिंग हमको मिली, हम लोग टी की रीडिंग क्या मानेंगे, जो टाइम पीरियड की रीडिंग क्या मानेंगे, हम लोग इसका एवरेज वैल्यू लेंगे। ये हमारी टाइम पीरियड की रीडिंग आएगी, है ना, टी एवरेज हम लोग लेंगे। अच्छा, इसमें आगे बोलता है द लीस्ट काउंट ऑफ द वॉच यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड इज 0.01 सेकेंड। मतलब इतना इसकी एक्यूरेसी है, जो टाइम पीरियड जो कैलकुलेट करता है उसकी एक्यूरेसी इतनी है 0.01 सेकेंड, इतने तक ये एक्यूरेटली काउंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, सबसे पहले पूछा गया है एरर इन मेजरमेंट ऑफ स्मॉल आर। स्मॉल आर के मेजरमेंट में कितना एरर आ सकता है, स्मॉल आर, देखो इसमें पूछा गया एरर इन मेजरमेंट, तो ये तो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, देखो 10 प्लस माइनस 1 mm है ना, तो 1 mm का इसमें एरर आ सकता है, 1 mm का एरर आ सकता है, और 10 mm की इसकी रीडिंग है, 1 mm में 10 mm की 10 mm में 1 mm की इसमें एरर आ सकता है ना। तो एरर मेजरमेंट कितना आ गया, डेल्टा आर अपॉन आर, तो डेल्टा आर कितना है 1 mm अपॉन आर इंटू 100% में अगर हमको लेना है तो दिस इज नथिंग बट 10%। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, दिस इज 10%। तो ए ऑप्शन तो इसमें हमारे पास में करेक्ट, ए इज करेक्ट। अब बी और सी में से एक करेक्ट है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो टाइम में कितना एरर आया मेजरमेंट में, तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, डेल्टा टी जो हमें निकालना है दैट इज डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100% में हम लोग निकाल रहे हैं ना, इतना परसेंटेज आएगा, है ना। अब हमें पहले तो ये निकालना पड़ेगा ये हमारे पास में टी क्या है, तो ये बेसिकली टी जो होगा वो टी एवरेज होगा, क्योंकि हमारे पास 5 रीडिंग है तो ये टी एवरेज लेंगे। और डेल्टा टी जो एरर आया वो हम लोग बेसिकली देखेंगे कि टी एवरेज से डेविएशन कितना है, जो रीडिंग्स आई हैं उनकी टी एवरेज से डेविएशन कितना है, मैं करके बताता हूं। पहले ये हम लोग हटा देते हैं, पहले तो टी एवरेज निकाल लो। तो टी एवरेज क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, है ना, डिवाइडेड बाई 5। इसलिए हम लोग इस तरह से एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यू कैलकुलेट करो, दिस कम्स आउट टू 0.56 सेकेंड। मैंने इतना फास्ट कैलकुलेट किस लिए कैसे कर लिया, मैंने इसका पहले से इसको सॉल्व करके रखा है, ठीक है, 0.56 सेकेंड आ जाता है। टी एवरेज आ गया है। अब ये एवरेज तो इजीली निकाल सकते हो यार, इसको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा, मैं तुम्हारा टाइम बचा रहा हूँ, है ना। ओके, अच्छा, अब ये टी एवरेज मेरे पास आ गया है, तो हमें देखना है कि T1 का डेविएशन कितना है, T1 का डेविएशन कितना है एवरेज वैल्यू से, वो डेल्टा T1 बेसिकली हो जाएगा, डेल्टा T1। तो वो कितना आ गया, देखो 0.52 और 0.56 में कितना डिफरेंस है, 0.04 सेकेंड का डिफरेंस है ना, 0.04 सेकेंड का डिफरेंस है। उसी तरह से डेल्टा T2 इसकी रीडिंग में और 0.56 से कितना डेविएशन है, 0 सेकेंड का डेविएशन है। उसी तरह से डेल्टा T3 निकाल रहे हैं, डेल्टा T3 कितना आ गया, 57 और 56, 0.01 सेकेंड का डिफरेंस है। डेल्टा T4 कितना आ गया, 54 और 56, 0.02 सेकेंड का डिफरेंस है। डेल्टा T5 ये कितना आ गया, 59 और 56, 59 और 56, कितना का डिफरेंस आ गया, 0.03 सेकेंड। अब इनका एवरेज ले लो, ये जो डेल्टा टी आया ना वो उनका एवरेज ले लो, तो डेल्टा टी का एवरेज कितना हो जाएगा, देखो 4, मैं सीधा यहां से जोड़ रहा हूं, 4 1 5 3 8 2 10, ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, 10 आ गया, मतलब 0.10 डिवाइडेड बाई 5। तो डेल्टा टी जो एवरेज आ जाएगा वो डेल्टा टी एवरेज में निकाल सकता हूं सीधा सीधा, डेल्टा टी एवरेज आ जाएगा, देखो सबको जोड़ दिया मैंने तो 0.1 आ रहा है डिवाइडेड बाई 5, 5 रीडिंग है ना, तो 0.02, इतने समझदार तो हो गए तुम, 0.02 सेकेंड आ गया इसका एवरेज, ठीक है। और टी एवरेज मेरे पास 0.56 है, मैं अगले पेज पे चलता हूं, ठीक है, अगले पेज पे हम लोग लिखेंगे हमारी जो टी एवरेज आई, टी एवरेज हमने कितना निकाला, हमने निकाला टी एवरेज 0.56 सेकेंड, है ना, इसमें और डेल्टा टी एवरेज मेरे पास कितना आ गया, अभी हमने निकाला, ये मेरे पास 0.02 सेकेंड आ गया। अब मैं ये नहीं निकाल सकता हूं क्या, एरर इन परसेंटेज, एरर इन मेजरमेंट ऑफ टी, तो एरर इन मेजरमेंट ऑफ टी कितना आ जाएगा,
डेल्टा टी एवरेज डिवाइडेड बाई टी एवरेज इंटू 100, इतना परसेंट आ जाएगा, परसेंटेज इन मेजरमेंट इन टी। तो डेल्टा टी एवरेज, मुझे जगह की कमी पड़ेगी, मैं थोड़ा सा यहाँ यहीं पर लिख देता हूँ। तो डेल्टा टी एवरेज मैं यहाँ निकाल देता हूँ, परसेंटेज कितना आ गया मेरे पास, डेल्टा टी एवरेज कितना आया 0.02 डिवाइडेड बाई टी एवरेज कितना है 0.56 इंटू 100। ये हम लोग जैसे ही करेंगे हमें ऑप्शन नंबर बी मैच करता हुआ दिखेगा, 3.57%, बहुत अच्छे तरीके से 3.57% हमें निकलता हुआ दिखेगा। तो ये तो हमने निकाल लिया। अब हमें पूछा गया, देखो सी पार्ट गलत हो गया यहाँ से, अब हमें डी पार्ट में पूछा गया है एज द एरर इन मेजरमेंट एरर इन डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ जी, एरर इन द डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ जी इज व्हाट। तो जी में एरर कितना आया वो हमें निकालना है। तो देखो जो फॉर्मूला हमारे पास में था, मैं इसको इधर थोड़ा साइड कर देता हूँ, फॉर्मूला था हमारे पास में t इक्वल्स टू 2 पाई ऑफ रूट ओवर 7 इंटू आर माइनस आर डिवाइडेड बाई 5g। ठीक है, मैं स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ से, तो टी स्क्वायर, यहाँ थोड़ा इधर से करते हैं, जगह बचाएंगे, टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 पाई स्क्वायर इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5 इंटू आर माइनस आर डिवाइडेड बाई जी, ये आ गया ना। अच्छा एक काम करता हूं मैं, इतने जो टर्म है ना, ये मुझे पता है कि इसकी वजह से एरर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको मैं एक काम करूं, इसको इस कांस्टेंट को k ले लेते हैं, है ना, इजी पड़ जाएगा। तो टी स्क्वायर इज सम कांस्टेंट k इंटू आर माइनस आर डिवाइडेड बाई जी में बोल सकता हूं। इसको मैंने k ले लिया, है ना, इसको मैंने k ले लिया। अच्छा g अगर हम लोग लिखना चाहें तो g की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे यहाँ से, g की वैल्यू आ रही है k इंटू आर माइनस आर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब एक काम करेंगे हम लोग, दोनों साइड में ln ले लो, दोनों साइड में ln ले लिया, ln g दैट इज इक्वल टू, ये लिख लेंगे हम लोग ln k, वो तो ऐसे भी जीरो होने वाला है, देखना कैसे, प्लस ln ऑफ r माइनस आर माइनस ln ऑफ टी स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब ये जो ln लिया ना, इस टर्म को पूरे को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो और उसको डेल्टा फॉर्मेट में लिखेंगे हम लोग, ठीक है, जो डी जी ऐसा रहेगा ना, तो हम लोग उसको डेल्टा जी के टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे उसको डिफ्रेंशिएट करके। तो ln जी का डिफ्रेंशिएशन 1/g आ गया, है ना, ln जी का डिफ्रेंशिएशन 1/g, और डी जी की जगह हम लोग यहाँ पर डेल्टा जी लिख रहे हैं, डेल्टा जी दैट इज इक्वल टू ln के, इसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो गया, प्लस ln ऑफ r माइनस आर, ln ऑफ r माइनस आर को हम लोग क्या लिखेंगे 1/r माइनस आर, ठीक है, 1/r माइनस आर, और ऊपर जो टर्म आएगा ये कितना आ जाएगा डेल्टा आर माइनस डेल्टा आर, ये आएगा। लेकिन अब हम एरर मेजर कर रहे हैं, तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो डेल्टा आर, देखो ये जो हम लोग मेजर करते हैं तो हमेशा हम लोग मैक्सिमम, डेल्टा आर पॉजिटिव हो गया, डेल्टा आर नेगेटिव हो गया, है ना, तो नेगेटिव होने पर ये मतलब हम लोग मैक्सिमम कब केस लेंगे, जब यहाँ पर हम लोग प्लस लिख लेंगे, और वो कंडीशन कब होगा, इसमें एक में पॉजिटिव एरर आया, एक में नेगेटिव एरर आ गया, तो मैक्सिमम वैल्यू इसके लिए हम लोग यहाँ पर प्लस साइन लेंगे, वो हम लोग लेते हैं हमेशा एरर में इस तरह से, ठीक है, माइनस ln ऑफ टी स्क्वायर का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो 1/t स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, है ना, इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर 2t आ गया यहाँ पर, और 2t इंटू डेल्टा टी, इस तरह से आ जाएगा 2t इंटू डेल्टा टी। ओके, सो यहाँ से एक t से ये एक t कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें सिंपल इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब डेल्टा जी एरर, इस बेसिकली हमें क्या करना है, डेल्टा जी जो एरर इन जी निकालना है परसेंटेज में, तो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 हमें निकालना है। मतलब बेसिकली हमें इतने को 100 से मल्टीप्लाई करना है, इतने को 100% इतने से मल्टीप्लाई करना है ना। अब देखो डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर, कैपिटल डेल्टा आर प्लस स्मॉल डेल्टा आर, इसमें कितना 1 mm का डिफरेंस, 1 mm और 1 mm का एरर है ना, तो 1 mm प्लस 1 mm, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 mm डिवाइडेड बाई 2 mm डिवाइडेड बाई आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। देखो 60 है और ये 10 है, तो ये सीधा सीधा मैं 50 लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, माइनस यहाँ पर लेंगे, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी बाई टी कितना हो जाएगा यहाँ से, डेल्टा टी बाई टी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है ना, 3.57%, 3.57, तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी है ना, यहाँ पर एक 2 का फैक्टर भी देखो, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी है, तो 2 इंटू 3.57%,
3.57 परसेंटेज में है, तो परसेंटेज में तो इसको हम लोगों को यहाँ पर बेसिकली 100 से बाहर एक साथ मल्टीप्लाई करें ना, तो हो जाएगा 0.0357 आ जाएगा ना, इतना बाई 100, इतना बाई 100 डेल्टा, ये डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 है ये टर्म। तो डेल्टा टी बाई टी बाहर में अल्टीमेटली हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं 100%, इस तरह से, है ना। अब देखो अगेन मैं बोल रहा हूं कि जो मैक्सिमम एरर होगा उसके लिए जो हम लोग यहाँ पर जो कंसिडर करेंगे वो यहाँ पर एक प्लस साइन कंसिडर करेंगे मैक्सिमम एरर के लिए। तो मैं यहाँ पर भी डायरेक्टली इसको प्लस यहाँ पर ले लेता हूँ, क्योंकि हम लोग डेल्टा टी का वो नेगेटिव एरर वहां पर कंसिडर कर लें, मैक्सिमम एरर के लिए हम लोग को यहाँ पर एक प्लस साइन लेना पड़ेगा। तो अगेन हमने यहाँ पर एक प्लस साइन लिया, ठीक है, ये सही है ना, 1 2, हाँ ठीक है, 3 इतना परसेंटेज है, तो 2/50 प्लस दिस, अगर ये हम लोग कैलकुलेट करें ना तो ये अप्रॉक्सीमेटली 11% के लगभग आ रहा है, 11%, हाँ ये अप्रॉक्सीमेटली 11% आ जाता है। देख लो बहुत इजीली आ जाता है, 2/50 इंटू 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 4% आ जाएगा, दिस ये लगभग 4% है ना। और इसके अगर कैलकुलेट करो तो ये लगभग 7% है, सेकेंड पार्ट वाला 7% है। 0.035 इसको मल्टीप्लाई करो 2 के साथ तो 0.07 इंटू 100 तो 7%, और ये बगल वाला जो 2/50 है वो 4% है, 7 4 11% हो गया। तो कैलकुलेशन भी कोई बहुत बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है, ईजी कैलकुलेशन है। तो ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ से 11% हमारे पास में निकल के आ गया, है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ए बी एंड डी। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2016 में। इजी क्वेश्चन है बट थोड़ी मेहनत वाली क्वेश्चन है, थोड़ी मजदूरी वाली क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है लेंथ स्केल एल डिपेंड्स ऑन द परमिटिविटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, परमिटिविटी एप्सिलॉन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट केबी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, number per unit volume n of certain charged particles and the charge q carried by each of the particles. Which of the following expression for L is dimensionally correct? तो हमें बेसिकली L का डायमेंशन चेक करना है। ये जो हमें दिया हुआ है ना 1 2 3 4, ये चारों में हमें चेक करना है कि ये L के डायमेंशन के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में L दिया हुआ है, हमें राइट हैंड साइड में हमें चेक करना है एक एक करके कि इसका डायमेंशन L के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। उसके लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, हमें सबका डायमेंशन पता होना चाहिए। ये सारे जो अंदर लिखे हुए हैं ये सबका डायमेंशन हमें पता होना चाहिए, फिर एक एक करके हमें चेक करना है। अब देखो इसका डायमेंशन हम कैसे पता करें, ये तो याद नहीं रहता यार, मेरे को तो नहीं याद रहता कि परमिटिविटी का क्या डायमेंशन है। हाँ लेकिन परमिटिविटी से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला तुम्हें याद है तो वहां से डायमेंशन निकाल सकते हो। परमिटिविटी से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला याद है, मुझे तो एक फॉर्मूला ये याद है, F इक्वल्स टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर हम लोग बोलते हैं, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कूलम्स लॉ है, बेसिक कूलम्स लॉ ना यार, ये तो पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, किसी मीडियम में 4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2, तो Q स्क्वायर में लिख सकता हूँ, इसको स्मॉल q ले लेते हैं। Q1 Q2 को मैं डायमेंशनली Q स्क्वायर ले सकता हूँ ना अपॉन R स्क्वायर, डायमेंशनली इस तरह से लिख सकते हैं। 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता, हटा दो इसको, डायमेंशन बस लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है 1/एप्सिलॉन, मैं डायमेंशनली ये सब सारा चीज लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली एप्सिलॉन का क्या डायमेंशन आ गया, एप्सिलॉन का जो डायमेंशन आ गया मेरे पास Q स्क्वायर अपॉन देखो FR स्क्वायर का डायमेंशन आएगा, सिंपल। अब देखो एप्सिलॉन का Q का डायमेंशन क्या होता है, देखो dQ/dt हम लोग लिखते हैं ना करंट, dQ/dt इज करंट, है ना। तो करंट का हमें डायमेंशन पता है एम्पियर, तो Q का डायमेंशन क्या हो जाएगा एम्पियर, करंट का डायमेंशन एम्पियर है, और टाइम ये जो dt इसके इधर मल्टीप्लाई होकर जाएगा तो टाइम, है ना, टाइम का डायमेंशन हम लोग t, तो Q का डायमेंशन जो है वो एम्पियर टाइम, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। बाकी ये सब सारा चीज का डायमेंशन हमें पता है। तो देखो एप्सिलॉन में अगर हम लोग ये चीज डाल दें, मैं दूसरा पेन सेलेक्ट करता हूँ, एप्सिलॉन में अगर हम लोग ये चीज डाल दें तो Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ना एम्पियर स्क्वायर टाइम स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर्स, फोर्स का तो हमें सबको पता है mlt-2, मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज lt-2, r स्क्वायर दैट इज लेंथ स्क्वायर। तो ये लेंथ स्क्वायर को देखो कैसे लिखते हैं हम लोग, एम्पियर स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, l मल्टीप्लाई कर दो l³ t⁻⁻²। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं इसका जो डायमेंशन हो जाएगा m-1, l ऊपर नहीं है, ठीक है, l-3 चला गया, एम्पियर स्क्वायर और t ऊपर जाके t4, इतना डायमेंशन आ गया एप्सिलॉन का। ये तो याद नहीं रहेगा शायद, ठीक है। चलो एक तो डायमेंशन हमने निकाल दिया, नेक्स्ट और किसके टर्म्स में निकालना है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका डायमेंशन पता है या इससे रिलेटेड फॉर्मूला पता है, मुझे तो पता है PV = nRT, PV = nRT होता है, तो उसको हम लोग n इंटू KB इंटू टी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में इस तरह से लिख सकते हैं, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स था, ठीक है। यहाँ से इसको हमने फिर जो
आर था कांस्टेंट, उसको ये कंबाइन करके एन के बी टी इस फॉर्मेट में हमने लिखा। ठीक है, ये सबको पता है। अब देखो पीवी का जो डायमेंशन है वो किससे मैच करेगा, तो पी इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ये वर्क डन के डायमेंशन से मैच होगा, है ना। तो इसका जो डायमेंशन है ये वर्क डन के डायमेंशन से मैच कर जाएगा, वर्क डन से। एन का एन डायमेंशन लेस है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू के बी का डायमेंशन, डायमेंशन वाइज मैं बस लिख रहा हूँ के बी इंटू टी। टी क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, केल्विन, केल्विन में आ जाएगा ना ये केल्विन। तो केवी का डायमेंशन क्या हो गया देखो, वर्क डन डिवाइडेड बाय केल्विन। तो वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, वर्क डन कैसे निकालते हैं, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स। तो फोर्स का हमें पता है एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट का एल डिवाइडेड बाई, अब केल्विन को नीचे से यहां से मल्टीप्लाई कर, नीचे डिवाइड कर दो केल्विन के। तो दिस इज बेसिकली एम एल टी एल स्क्वायर हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और केल्विन माइनस वन। ये डायमेंशन हो गया किसका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन। ठीक है, ये हमारे पास में एक निकल गया, एप्सिलॉन का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का निकल गया। टेम्परेचर, टेम्परेचर का सबको पता है, ये टेम्परेचर का डायमेंशन तो हम लोग केल्विन से लिखते हैं, ये तो बेसिक है ना। फिर क्या है, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एन, नंबर का तो कुछ नहीं होता है, पर यूनिट वॉल्यूम, तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दैट इज एल क्यूब डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय एल क्यूब, नंबर डिवाइडेड बाय एल क्यूब, तो डायमेंशन वाइज 1 अपॉन एल क्यूब दैट इज एल रेज टू पावर माइनस 3, सिंपल ये लिख सकते हैं हम लोग। सर्टेन चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज का क्या लिखेंगे, क्यू का क्या हम लोग लिखेंगे डायमेंशन, अभी हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं 80, यहां से देखो एम्पियर इंटू टाइम। ठीक है, बस सारे के सारे हमने लिख दिए, सारे के सारे हमने लिख दिया, एक बार देखो क्रॉस चेक करो। एक तो हमने एप्सिलॉन का यहाँ पर लिख दिया, के बी का हमने लिख दिया, टी का लिख दिया, एन का लिख दिया, क्यू का लिख दिया, बस इसको उठा उठा के पटकना है यहाँ पर ए बी सी डी में और चेक करना है कि इसमें लेंथ का डायमेंशन आ रहा है। सीधी सी बात है भाई, सिंपल सी बात है, किसका डायमेंशन सही आ रहा है। अब मैं इतना पटकने वाला नहीं हूँ, जो करेक्ट आंसर इसका जो है वो आंसर कौन कौन सा है इसका, बी और डी इसका करेक्ट आंसर, चेक करके देख लो। यहां पर डालने पे हमें दिखता है इसका जो डायमेंशन वो एल रेस टू पावर माइनस वन, ये दिखता है। यहां पे डालेंगे तो डायमेंशनली एल, एल के डायमेंशन के बराबर आ जाता है, इसलिए करेक्ट है। ये भी एल के डायमेंशन के बराबर आ जाता है, इसलिए करेक्ट है। इसका डायमेंशन पटकोगे तो एल रेस टू पावर 3/2 ये डायमेंशन आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो क्या होगा, बी और डी। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई एडवांस 2015 में, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, इस क्वेश्चन की तरह है ये क्वेश्चन। इसमें बोला गया है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, इलेक्ट्रिक करंट I, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट एंड परमिएबिलिटी म्यू नॉट एंड द स्पीड ऑफ लाइट c, द डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हमें V, I, एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट और c का डायमेंशन देखना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, मैं इसका डायमेंशन निकाल देता हूं। कुछ भी फॉर्मूला याद है इससे रिलेटेड, जैसे V का हमें निकालना है ना, तो मैं बोलता हूँ Q इंटू वी, Q इंटू डेल्टा वी हमने क्या पढ़ा था, चार्ज इंटू डेल्टा वी हमने पढ़ा था, दिस वाज नथिंग बट वर्क डन, है ना। याद करो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, इस तरह का कुछ पढ़ा था होगा, है ना। तो दिस इज नथिंग बट Q इंटू डेल्टा वी, हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क डन। ठीक है, तो Q इंटू वी वर्क डन के बराबर है, दैट मीन्स इस डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लिखेंगे एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट को अगेन इंटू एल। ठीक है, और Q इंटू वी, Q क्या हो जाएगा, Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमने अभी देखा, Q को हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर इंटू टाइम, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो इसका डायमेंशन हो गया एम्पियर इंटू टाइम, है ना। इसको मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्टली Q को नीचे ले जाता हूँ, एम्पियर इंटू टाइम इधर लिख लेता हूँ। ये हो गया V का मेरे पास में डायमेंशन, है ना। इसको एक बार अच्छे से सजा के लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री इंटू ए माइनस वन, है ना, टी माइनस थ्री ए माइनस वन एम एल स्क्वायर। तो ये मेरे पास में आ गया V का मेरे पास में इस तरह से डायमेंशन आ गया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। करंट का हमने करंट का डायमेंशन, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन दैट इज नथिंग बट एम्पियर, ये हमें सबको पता है। ठीक है, ये तो बेसिक एसआई यूनिट है। एप्सिलॉन नॉट अभी हमने निकाला, एप्सिलॉन का हमने निकाला, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन अभी हमने निकाला, m माइनस वन, देखो यहां से m माइनस वन एल माइनस थ्री, दिस वॉज m माइनस वन एल माइनस थ्री ए रेज टू पावर टू टी रेज टू पावर फोर, ए रेज टू पावर टू टी रेज टू पावर फोर, ये एप्सिलॉन नॉट का निकाल लिया। म्यू नॉट का कैसे निकालें,
म्यू नॉट का हमें कैसे निकाल सकते हैं, देखो लाइट की जो स्पीड होती है हम लोग क्या लिखते हैं, 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, दैट इज बेसिकली सी स्क्वायर, इसके बराबर होती, सी की बराबर होती है लाइट की स्पीड। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, है ना। तो म्यू नॉट हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/c² एप्सिलॉन नॉट। अब डायमेंशन देख लो, सी स्क्वायर क्या होता है, एक सी क्या है, स्पीड है, सी तो LT-1 हम लोग लिख सकते हैं सी को, अब उसका स्क्वायर है तो L²T-2 हो गया, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन ये रहा, अभी हमने यहाँ निकाला है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन के साथ नीचे डिवाइड कर देंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/L²T-2 और नीचे का वाला टर्म को लिख देते हैं M-1 L-3 A²T⁴, ये डायमेंशन है। तो ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा, एक एक करके लेते हैं, M को ऊपर ले गए तो M ऊपर ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया, L देखो ये स्क्वायर है और ये पावर -3 है, तो नीचे पावर -1 आएगा, ऊपर चला जाएगा तो पावर 1 हो जाएगा। T का पावर कितना हो गया, देखो 2 और 4, 2 हो जाएगा, T⁴2 नीचे गया तो T⁻2 ऊपर चला जाएगा, है ना। M तो ले ही जा चुके हम लोग, एम्पियर -2, ये आ जाएगा मेरे पास में म्यू नॉट का मेरे पास में ये आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, ये हम हटा देते हैं यहाँ से। तो ये हम लोग यहाँ से म्यू नॉट का भी निकाल दिया। स्पीड ऑफ लाइट c, ये तो स्पीड है, स्पीड इज व्हाट, LT-1, स्पीड इज LT-1 मीटर पर सेकेंड। अब एक एक करके सबको डाल डाल के चेक करना है। देखो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, म्यू नॉट I इक्वल्स टू म्यू नॉट V, ये तो साफ साफ गलत होगा। देखो ये म्यू नॉट को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या I और V का डायमेंशन सेम हो सकता है, नहीं। I करंट है और V का हमने निकाला है, ये देखो V का डायमेंशन हमने यहाँ पे निकाल रखा है, मैच नहीं होगा, है ना। तो बी तो ऐसे ही करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा किसी को भी चेक करो, तो ए को चेक करेंगे हम लोग, सपोज ए को चेक करते हैं तो म्यू नॉट का डायमेंशन कितना दिया हुआ, कितना है मेरे पास में, म्यू नॉट का हमने निकाला है, मैं एक ही चेक कर रहा हूँ, ए पार्ट को सपोज चेक कर रहे हैं हम लोग। म्यू नॉट का डायमेंशन हमने लिखा है MLT-2A-2 इंटू आई स्क्वायर का डायमेंशन मतलब एम्पियर स्क्वायर, ये LHS हो गया। RHS में क्या है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या है, M-1 L-3 A²T⁴, बहुत ही ईजी सब है यार ये। और V स्क्वायर का डायमेंशन क्या है, स्क्वायर कर दो, M स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले रहे हैं हम लोग, L⁴ T⁻⁻6 A⁻²। अब देखो ये मैच करता है क्या, यहाँ से ये डायमेंशन ही ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ये मेरे पास बचेगा MLT-2 लेफ्ट हैंड साइड में। अब यहाँ से हम लोग देखो कैंसिल आउट करते हैं, ये M स्क्वायर से M, एक M चला जाएगा और हमारे पास M इफेक्टिवली क्या बचेगा, M, ठीक है। ये L⁴ L⁻3, एक L हमारे पास में बचेगा, ठीक है। ये एम्पियर, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, T⁴ और T⁻⁻6 हमारे पास में बचेगा, तो इफेक्टिवली ये दोनों बराबर हो गए। तो इस तरह से बाकी सबको हम लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो ए और सी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, बी डी गलत हो जाएंगे, बी तो साफ ही गलत दिख रहा है। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये बहुत ईजी तरीका होता है। बस इस तरह के डायमेंशन बस हमें निकालने आने चाहिए, जो हमने डायमेंशन निकाल रखा है ये सारे इस तरह से निकालना आना चाहिए, कोई भी फॉर्मूला याद हो उसके बेसिस पे डायमेंशन निकाल। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2015 में, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और इस पैटर्न के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स में भी मिल जाते हैं और बहुत सारे इलस्ट्रेशन, बहुत सारे टीचर्स भी इलस्ट्रेशन में इस तरह के क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला गया देखो, प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट g आर यूज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ लेंथ एंड मास, ठीक है। अभी हमारे पास लेंथ और मास का कोई यूनिट नहीं है, मतलब हमें उसको लेंथ और मास को एक्सप्रेस करना है h, c और g के टर्म्स में, ठीक है। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हमें h, c और g का यूनिट सबसे पहले पता करना होता है, ठीक है। सबसे पहले पता करते हैं h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो इसकी यूनिट हमें पता, याद देखो ध्यान नहीं रहती है, नॉन स्टैंडर्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ भी फॉर्मूला पता है hc/λ एनर्जी होती है, ये हमें पता है, ठीक है। तो h की यूनिट क्या हो जाएगी, लैम्डा की यूनिट इंटू एनर्जी की यूनिट अपॉन c की यूनिट। लैम्डा क्या है, लैम्डा मीटर है, तो मीटर की यूनिट क्या हो जाती है, लेंथ। एनर्जी क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू एल इंटू एल जो आ रहा है उसमें L² यहाँ ले लेते हैं। और फोर्स बेसिकली क्या हो जाता है, फोर्स की यूनिट क्या हो जाती है,
mLt-2, ठीक है, डिवाइडेड बाई देखो सी की यूनिट क्या हो जाती है, सी की यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकेंड, है ना, पीडी तो है ना, LT-1 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ से अगर मैं ये एल से एक एल चला जाएगा तो ये इफेक्टिवली जो एच की जो यूनिट हो जाएगी वो मैं लिख देता हूँ। एक तो एम, सबसे पहले एम लिख लेते हैं, यहाँ से एम लिख लिया। एल कितना आ जाएगा मेरे पास में, देखो एल यहाँ से एल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एम एल स्क्वायर। टी कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर T-1 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास में एच की यूनिट। दूसरी है सी की यूनिट, तो सी की यूनिट तो हमें सबको पता है, दैट इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके। अब तीसरी जो यूनिट है मेरे पास में जी की, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो जी इंटू एम वन इंटू एम टू, जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाता है, एक फोर्स है, ठीक है। तो जी की यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स इंटू, ये क्या है, फोर्स की पहले लिख दो यूनिट, फोर्स की यूनिट हो जाती है MLT-2, आर स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर, तो यहाँ पर एल क्यूब में ले लेता हूँ, डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, तो एम रेस्ट पावर ऊपर ले गए तो एम रेस्ट पावर -1 हो गया। तो जी की जो यूनिट हो गई मैं यहाँ लिख देता हूँ, जी की जो यूनिट हो गई दैट इज M-1 एल क्यूब है ना, T-2, सिंपल। अच्छा, एक बार ये यूनिट अगर हमने लिख दिया, अब हमें कुछ नहीं करना है, इसके टर्म्स में हमें एक्सप्रेस करना है। बेसिकली हमें मास को एच, सी और जी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि क्या होगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, मास जो है दैट इज एच रेस्ट टू पावर एक्स होगा समथिंग, इंटू सी रेस्ट टू पावर वाई होगा समथिंग, इंटू जी रेस्ट टू पावर जेड कुछ होगा, एक्स वाई जेड फाइंड आउट कर लेंगे। तो बेसिकली मुझे मास का रिलेशन मिल जाएगा, सी में किस तरह से वेरी कर रहा है, जी में किस तरह से वेरी कर रहा है, कितने के प्रोपोर्शनल है ना। तो एक एक पुट कर दो, एच की यहाँ पर लिमिट, एच की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, एम एल स्क्वायर T-1 यूनिट पुट कर दिया, पावर एक्स, है ना। उसी तरह से सी की यूनिट पुट कर दो, एम, अरे यार सी इज LT-1 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड LT-1, सॉरी, ये हो जाएगा LT-1 रेज टू पावर वाई, और जी हो जाएगा M-1 एल क्यूब T-2 रेज टू पावर जेड, ठीक है। अच्छा, अब हमें मास की इधर यूनिट लिखनी है, मतलब जो लेंथ की यूनिट का सम और टाइम की यूनिट का जो भी सम है वो जीरो होना पड़ेगा। तो सबसे पहले मास की यूनिट देखते हैं, तो एम रेज टू पावर एक्स है, ओवरऑल एम रेज टू पावर एक्स है, तो हम लोग एम रेज टू पावर 1 दैट इज बेसिकली एम रेज टू पावर एक्स इंटू, यहाँ से देखो एम रेज टू पावर 0 है बीच वाला, एम रेज टू पावर वाई में तो जीरो है ना, यहाँ पर एम जीरो है तो वाई का टर्म आएगा ही नहीं, और जेड में देखो एम रेज टू पावर -z है, -z है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना यहाँ से कि x माइनस जेड 1 के बराबर है, एक इक्वेशन, x माइनस जेड मेरे पास में 1 के बराबर है। उसी तरह से बाकी का देखो, लेंथ का कंपेयर करके मुझे जीरो करना है, तो लेंथ का टोटल कितना हो जाएगा 2x, यहाँ से देखो 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2x, बीच वाले का कितना हो जाएगा y, 2x प्लस वाई, और लास्ट वाले का कितना हो जाएगा लेंथ का 3z, और लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ का कोई टर्म नहीं है, सिर्फ मास का टर्म है, तो ये टर्म जीरो के इक्वल हो जाएगा। एक मेरे पास में ये इक्वेशन आ गया। थर्ड इक्वेशन, टी का पावर यहाँ पर देखो -x है, ठीक है, दूसरे में टी रेज टू पावर ये -y हो गया, और तीसरे में -2z हो गया, है ना, और ये जीरो के इक्वल होने वाला है, तो ये ऐसा हम लोग ले लेते हैं, x प्लस वाई प्लस 2z दैट इज इक्वल टू 0, है ना। अच्छा, अभी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू जेड प्लस 1 लिख देते हैं, x इक्वल टू जेड प्लस 1 ले लेते हैं, इसको बेसिकली मुझे सॉल्व करना है ना, इसको मुझे सॉल्व करना है और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ से x और z मिलके 1 है, सॉल्व करो, x इक्वल टू जेड प्लस 1 रख दो, x इक्वल टू जेड प्लस 1 अगर हमने रखा तो 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी सॉल्व करना चाहो। x इक्वल टू जेड प्लस जेड इक्वल टू एक्स माइनस 1 रख लें क्या, ठीक है, जेड इक्वल टू एक्स माइनस 1 रख लो, 2 इंटू 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 हम लोग पुट किया यहाँ पे, तो ये बन गया 2x प्लस 3x दैट इज 5x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 3 यहाँ से, और यहाँ से क्या लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 2x माइनस 2 दैट इज, यहाँ पर भी x जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 पुट किया हमने फर्स्ट इक्वेशन से,
तो ये बन गया मेरे पास में x प्लस वाई, ये हो जाएगा 3x हो जाएगा ना, ये 3x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 2। लिख देता हूँ मैं 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो दोनों को अगर हम लोग घटा दें तो ये कितना बचेगा 2x दैट इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू मेरे पास में आ गई 1/2, x की वैल्यू 1/2, मतलब x की वैल्यू h रेज टू पावर 1/2। तो m इज प्रोपोर्शनल टू h रेज टू पावर रूट h। एक तो यहां में से ये रिलेशन निकल गया है ना। x अगर 1/2 है तो z देखो यहां से इस इक्वेशन से z मेरे पास कितने आ गई x माइनस 1 दैट इज अगेन हाफ, z की वैल्यू भी हाफ आ गई। दैट मीन्स z हमने किसके लिए लिया था, z हमने g के लिए लिया था। तो m इज, एक सेकेंड, z की वैल्यू आ गई कितनी, x की वैल्यू हाफ है तो z की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस हाफ। x की वैल्यू अगर हाफ है तो हाफ माइनस जेड दैट इज इक्वल टू 1। तो हाफ माइनस 1 तो दैट इज माइनस हाफ, जेड की वैल्यू माइनस हाफ आ गया, जेड की वैल्यू माइनस हाफ है, जेड की वैल्यू माइनस हाफ आ गई। तो m इज प्रोपोर्शनल टू g रेज टू पावर -1/2 दैट मीन्स 1/√g, 1/√g के प्रोपोर्शनल है। तो बी ऑप्शन देखो यहां से गलत हो जाता है, बी ऑप्शन यहां से गलत हो जाएगा, m इज प्रोपोर्शनल टू g बोल रहा है ना। तो m इज प्रोपोर्शनल टू 1/√g। अच्छा, इसके साथ साथ x और z निकल गया तो हम लोग y निकाल सकते हैं क्या। देखो यहां से हम लोग एक इक्वेशन से पुट करके y निकाल दो, x की वैल्यू हमारे हम हाफ रख दो प्लस y दैट इज इक्वल टू 2। तो 3/2, 2 माइनस 3/2, 2 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा, y की वैल्यू माइनस हाफ आ जाएगी, y की वैल्यू माइनस हाफ आ जाएगी है ना। y की वैल्यू हमारे पास में माइनस हाफ, y की वैल्यू हाफ आएगी या माइनस हाफ, y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2 माइनस 3/2 है ना, एक सेकेंड। तो y इक्वल्स टू 2 माइनस 3/2 है, तो ये आ जाएगी हाफ, y की वैल्यू हाफ आ जाएगी। तो y की वैल्यू हाफ आ जाएगी दैट मीन्स c रेज टू पावर हाफ दैट इज रूट c। तो m इज प्रोपोर्शनल टू रूट c, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट आ जाता है, ठीक है, ए करेक्ट आ जाएगा। इसी तरह से सेम इसी पैटर्न पे हमें लेंथ के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये लेंथ के लिए कैलकुलेट करोगे तो लेंथ के लिए अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करें तो हमारे पास में सी और डी भी करेक्ट ऑप्शन होते हैं। तो ए सी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2015 में। इस क्वेश्चन में बोला गया है कंसिडर अ वर्नियर कैलिपर इन विच ईच 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल डिवीजन। वर्नियर, तो यहाँ वर्नियर दो चीजों के बारे में बात की गई है, एक तो वर्नियर और दूसरा स्क्रू गेज, ठीक है। तो हम लोग दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। वर्नियर का इधर हम लोग जो भी डेटा होगा इधर लिखेंगे, स्क्रू गेज का इधर लिख लेते हैं, है ना। स्क्रू गेज बोलते हैं इसको, गाउजे लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला है कंसिडर वर्नियर कैलिपर इन विच ईच 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल डिवीजन। दैट मींस अगर मैं एमएसडी की बात करूं, मेन स्केल डिवीजन मतलब क्या हुआ है, इसमें 1 सेंटीमीटर को 8 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो दिस इज मेन स्केल डिवीजन 1/8 सेंटीमीटर, ओके। एंड स्क्रू गेज विथ 100 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल में कितना है, जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है ना, वो कितना है, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन है, मैं ऐसा लिख देता हूं उसको, इसको सर्कुलर डिविजन्स कितना है, सर्कुलर डिविजन्स 100 है, 100 सर्कुलर डिविजन्स है, सर्कुलर डिविजन्स। तो स्क्रू गेज में कैसा होता है, एक मेन स्केल होता है और एक सर्कुलर स्केल होता है, सर्कुलर डिविजन्स होते हैं। वर्नियर में क्या होता है, एक मेन स्केल डिवीजन होता है, एक वर्नियर स्केल डिवीजन होता है, ठीक है। तो दोनों में सेम ही लगभग दोनों में सेम ही प्रिंसिपल है, एक मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग। स्क्रू गेज में मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग, यही हम लोग करते हैं, है ना। आगे बोला गया है इन द वर्नियर कैलिपर 5 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद 4 डिवीजन ऑन द मेन स्केल। मतलब 5 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 5 वर्नियर स्केल डिवीजन दैट इज इक्वल टू 4 डिवीजन ऑन द मेन स्केल दैट इज 4 मेन स्केल डिवीजन, है ना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना, वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, इसको डिवाइड कर दो इधर से तो ये हो जाएगा 0.8 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ये आ गया मेरे पास में, देखो एक रिलेशन, वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, 0.8 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, ओके। अच्छा, इससे हम लोग यहाँ का लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं वर्नियर का। देखो वर्नियर स्केल डिवीजन मेरे पास पता है, मेन स्केल डिवीजन पता है, तो लीस्ट काउंट वर्नियर का हम लोग कैसे निकाले, स्क्रू गेज को अभी थोड़ा सा इधर साइड रखेंगे। वर्नियर का हम लोग लीस्ट काउंट निकाल रहे हैं, है ना। वर्नियर का अगर हम लोग लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, मेन स्केल डिवीजन माइनस
मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ऐसे ही तो हम लोग लिखते हैं ना, इतना लीस्ट काउंट हम लोग मिनिमम इतना हम लोग मेजर कर सकते हैं। ओके, तो मेन स्केल डिवीजन कितना है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.8 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन एंड दैट इज इक्वल टू, देखो यहां से 0.2 टाइम्स ऑफ एमएसडी, 0.2 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन। तो बहुत लंबा ना करते हुए इसको हम लोग 0.2 को 2/10 लिख देते हैं, है ना, 2/10 लिखते हैं। और मेन स्केल डिवीजन देखो कितना है मेरे पास में, यहां पर देखो लिखा हुआ है मेन स्केल डिवीजन, ये है 1/8 ऑफ सेंटीमीटर। तो मेन स्केल डिवीजन के हम लोग जगह पर लिख देंगे 1/8 ऑफ सेंटीमीटर। ओके, सो ये देख लो 2 4 × 8, तो यहां से 1/40 सेंटीमीटर में आता है। तो मिलीमीटर में अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो 10/10 × 4 इतना मिलीमीटर हो गया, और इतना मिलीमीटर हो गया दैट मीन्स इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज 1/4 ऑफ मिलीमीटर, तो 0.25 मिलीमीटर, 0.25 मिलीमीटर। और जगह हमारे पास में कम है इसलिए हम लोग डायरेक्टली ये सब जो कैलकुलेशन यहां से हटाते हैं और हम लोग इसको लिख देते हैं लीस्ट काउंट पे, लीस्ट काउंट पे हम लोग लिख लेते हैं 0.25, 0.25 ये वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट है। ठीक है, ये हमारे पास में ये वर्नियर जो कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट है। ठीक है, अब इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ गई। अब देखो क्या क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया, अच्छा इसके अलावा और कुछ इंफॉर्मेशन है, वन कंप्लीट रोटेशन, अच्छा इसके अलावा और एक इंफॉर्मेशन है, देखो वन कंप्लीट रोटेशन इन द सर्कुलर स्केल मूव्स इट बाय 2 डिवीजन इन द लीनियर स्केल। तो यह जो लीनियर स्केल है ना वो स्क्रू गेज का मेन स्केल है, ये स्क्रू गेज के बारे में बात किया गया है। एंड इन द स्क्रू गेज, देखो स्क्रू गेज के बारे में क्या बोला गया है, वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल जैसे हम लोग घुमाते हैं ना सर्कुलर स्केल, तो एक कंप्लीट रोटेशन पे, एक कंप्लीट रोटेशन पे ये मेन स्केल पे या फिर लीनियर स्केल पे 2 डिवीजन आगे घूमता है। तो वन रोटेशन पे कितना जाता है, 2 डिविजन्स ऑफ लीनियर स्केल या फिर मेन स्केल, जो भी लिखना चाहो, लीनियर स्केल लिख लेते हैं, लीनियर स्केल। ठीक है, ओके। फर्स्ट में देखो ऑप्शन सब आते हैं, इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, मतलब बोल रहा है स्क्रू गेज के बारे में बात कर रहा है ना, स्क्रू गेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, तो स्क्रू गेज का पिच कितना बोल रहे हैं, ट्वाइस द लीस्ट काउंट कितना वर्नियर का 0.25, मतलब इसका ट्वाइस दैट इज 0.5 mm, 0.5 mm अगर पिच हो जाए स्क्रू गेज का तो क्या बोल रहा है, द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। ठीक है, तो ये पिच है, तो लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का हम लोग कैसे निकालते हैं, पिच, पिच मतलब क्या हुआ, पिच मतलब हम लोग एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं, एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो कितना आगे वो लीनियर स्केल में कितना आगे आगे बढ़ता है, लीनियर स्केल में कितना डिस्टेंस कवर हो गया, यही तो पिच होता है ना। पिच मतलब क्या कि हम लोग सर्कुलर स्केल जो हम लोग जो घुमा रहे हैं स्क्रू गेज में हम लोग घुमाते हैं, तो एक पूरा रोटेशन हम लोग घुमाते हैं, सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं तो कितना वो लेंथ ट्रेवल करता है, दैट इज पिच, है ना। तो इसका लीस्ट काउंट पूछा गया है, तो लीस्ट काउंट हम लोग कैसे निकालते हैं, पिच डिवाइडेड बाई कितना, सर्कुलर डिविजन 100 है ना, 100 सर्कुलर डिवीजन है, तो पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल डायरेक्टली होता है, ये हम लोग समझ में भी आता है। पिच डिवाइडेड बाय मतलब एक सर्कुलर डिवीजन में ये कितना आगे बढ़ा, देखो 0.5 mm पिच है, मतलब पूरा कंप्लीट एक रोटेशन दे देंगे, एक कंप्लीट रोटेशन पे वो 0.5 mm आगे बढ़ता है। एक जो 100 डिवीजन है सर्कुलर डिवीजन में, एक डिवीजन जो है उस पे वो कितना आगे बढ़ा, तो उस पे ये इतना mm आगे बढ़ा, एंड दिस इज नोन एज, दिस इज बेसिकली द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। और इसकी जो वैल्यू आ गई देखो यहां से कितनी आ जाती है, 0.005 mm। दैट मीन्स हमारे पास जो ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो ए और बी में से ए गलत हो जाता है और बी ऑप्शन यहां से हमारा मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। अब सी और डी में से एक करेक्ट है, सी और डी में से एक हमको देखना है। ठीक है, तो मैं इसको अभी यहां से रिमूव करता हूं क्योंकि जगह की कमी है ना। सी और डी में से हम लोग देखते हैं, सी ऑप्शन देखो क्या बोला गया है, if the least count of the linear scale of the screw gauge is twice the least count of vernier caliper, least count of the linear scale है ना, लीस्ट काउंट लीनियर स्केल में, जो लीनियर स्केल है, लीनियर स्केल स्क्रू गेज का उसका लीस्ट काउंट है, दैट मींस वो किसकी लीनियर स्केल के लीस्ट काउंट की बात कर रहा है,
ये अभी स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट की बात नहीं कर रहा है, लीनियर स्केल में, लीनियर स्केल का लीस्ट काउंट की बात कर रहा है। तो लीनियर स्केल का जो लीस्ट काउंट है, मतलब लीनियर स्केल का लीस्ट काउंट मतलब क्या, जो थ्रेड्स ऐसे ऐसे बने होंगे ना लीनियर स्केल में, जो थ्रेड्स बने हुए हैं उसके दो थ्रेड, ये जो दो कंजिक्यूटिव थ्रेड्स है ना, उनके बीच का जो लीस्ट, उसके बीच का जो दूरी है ना लीनियर स्केल में, उसकी बात कर रहा है। और वो कितना है, ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर, वो कितना है 0.5 mm, ये 0.5 mm है। तो यहां पर क्या बोला गया है, देन द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का कितना होगा, देखो ये 0.5 mm है। अब ये 0.5 mm है, तो इसकी पिच कितनी होगी, इसकी पिच कितनी होगी, सबसे पहले तो ये निकालना, फिर हम लोग निकालेंगे उसका लीस्ट काउंट निकालेंगे। पिच कितनी होगी, देखो एक बार रोटेट करने पे ये 2 लीनियर स्केल डिवीजन चलता है, 2 लीनियर स्केल डिवीजन, और एक लीनियर स्केल डिवीजन कितना है 0.5। तो एक कंप्लीट रोटेशन पे कितना आगे चला, दैट इज पिच। तो एक कंप्लीट रोटेशन में दो ये कवर करता है, 2 डिस्टेंस इस तरह से कवर करता है, मतलब 2 थ्रेड, बेसिकली ये 2 लीनियर स्केल डिवीजन ये कवर करता है। लीनियर स्केल में 2 डिवीजन चलता है, तो लीनियर स्केल का एक डिवीजन है 0.5 mm, मतलब 2 डिवीजन कितना होंगे 2 into 5.5, दैट इज ये हो जाएगा 1 mm। 1 mm इज द पिच। अब पिच अगर 1 mm है, तो लीस्ट काउंट इज बेसिकली व्हाट, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स, तो दैट इज 100 सर्कुलर डिविजन्स। तो ये कितना आ जाएगा 0.01 mm। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं जो करेक्ट आंसर हमारे पास में दिख रहा है दैट इज सी यहां से करेक्ट दिख रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2015 में, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इसमें बोला गया है द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय ईटी, एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी, वेयर अल्फा की वैल्यू इसमें दे रखी है 0.2 पर सेकेंड, 0.2 सेकेंड इनवर्स है। और इसमें बाकी इंफॉर्मेशन दिया है द मेजरमेंट ऑफ ए हैज एन एरर ऑफ 1.25%, मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना कि डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए इंटू 100, ये बेसिकली कितना दिया हुआ है 1.25%, यही बोला गया है ना, डेल्टा ए बाई ए, तो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन एरर है, इंटू फ्रैक्शनल एरर इंटू 100 दैट इज परसेंटेज एरर। If the error in measurement of time is 1.5%, that means delta t divided by t into 100, and that is given as 1.5%. The percentage error in the value of et at t equals to 5. तो at t equals to 5 पे हमें क्या निकालना है, डेल्टा e डिवाइडेड बाई e इंटू 100, ये क्या होगा, ये बेसिकली हमारे पास में क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन को हम लोग देखें, इसमें हम लोग अगर एक बार इसका हम लोग लॉग ले लें, जनरली इस तरह के प्रॉब्लम में लॉग लेने से हमारा काम आसान हो जाता है जनरली। ठीक है, तो ई टी यहाँ पर हम लोग क्या ले, ये इसका अगर हम लोग ले तो ये बन जाएगा ln e एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को मैं सिंपल अभी ई लेके रख चल रहा हूँ। ठीक है, कितना ई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मैं ई समझ रहा हूँ यहाँ से कि ई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ही दिया हुआ है। ठीक है, ln e इक्वल्स टू, इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ ए स्क्वायर विच इज रिटन एज 2 ln a हम लोग लिख सकते हैं, ln ऑफ ए स्क्वायर को 2 ln a लिख सकते हैं, प्लस ln ऑफ ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी, इस तरह से लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ln ऑफ ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी को हम लोग माइनस अल्फा टी भी लिख सकते हैं ना, माइनस अल्फा टी लिख लेना। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएट करें और डेल्टा के टर्म्स में लिखें, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, ln e का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन ई, और डी को हम लोग लिखेंगे डेल्टा के टर्म्स में, चेंज के टर्म्स में डेल्टा ई हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 ln a, अब 2 एज इट इज ln a, दैट इज इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन a, और ये डेल्टा a इस तरह से आ गया है ना। और इसको डेल्टा के टर्म्स में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस, देखो ये हम लोग कैसे लिख रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करें तो माइनस अल्फा डेल्टा टी इस तरह से आएगा। अब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेंज, जो एरर जो रहता है वो हम लोग मैक्सिमम एरर कंसीडर करके चलते हैं, तो यहां जो भी एरर है उसका बेसिकली हम लोग सम लेके चलेंगे, है ना, हम लोग सम लेके चलेंगे। अच्छा, इसमें और एक चीज हम लोग करेंगे, हम लोग बेसिकली हमें डेल्टा टी बाई टी पता है ना, यहां से देखो इस इक्वेशन से हमें डेल्टा टी बाई टी पता है, तो डेल्टा टी बाई टी का एक हम लोग इस तरह से फॉर्म करेंगे रिलेशन, और टी हम लोग इधर मल्टीप्लाई भी कर देंगे इस तरह से। अब इस तरह से हमारे पास सिचुएशन आ गया। अब हमें निकालना है क्या, डेल्टा ई बाई ई इंटू 100, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, इंटू 100। तो ये क्वांटिटी हमें निकालनी है, बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है,
दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई ए, 2 ये तो 2 हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए। देखो यहाँ पर क्या टर्म बच रहा है, डेल्टा ए बाई ए को इधर ले जाओ, यहाँ पे डेल्टा ए बाई ए, और इंटू 100 भी है बाहर में, क्योंकि इधर हमने 100 लगाया तो इधर भी 100 है, तो 100 इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 1.25। तो 2 इंटू 1.25 ये हमारे पास में आ गया, प्लस प्लस अल्फा टी, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.2, और टी की वैल्यू कितनी है, ये अल्फा लिया मैंने, ये टी लिया, टी की वैल्यू है हमारे पास में 5, इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 मैंने अंदर डाल दिया, तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 ये हमने निकाल रखा है 1.5%, ये दिया हुआ है 1.5%। तो ये टोटल परसेंटेज में हमारे पास में आ गया, क्या आ जाएगा, डेल्टा ई बाई ई इंटू 100, यही जो हमें निकालना है ना, परसेंटेज के टर्म्स में निकालना है, परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ ई। तो ये हो जाएगा 2.5 हो गया ना, 2.5 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 टू जेड 10, ये 1 हो गया 1.5, तो इफेक्टिवली ये हमारे पास में आ जाता है 1 दिस इज 4% ना, दिस इज 4%, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, मैच द कॉलम टाइप। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2013 में, दो लिस्ट हमें दिया हुआ है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में जो जो क्वांटिटीज दी हुई हैं उसको हमें लिस्ट 2 के डायमेंशन, बेसिकली हमें डायमेंशन चेक करना है और वो मैच करना है, ठीक है। तो यहां पर हमें पी क्यू आर एस इस फॉर्मेट में हमें आंसर दिया हुआ है ना, पी का मैच कौन सा है, पी का डायमेंशन कौन सा है वो हमें देखना है, क्यू का डायमेंशन कौन सा है, और इस तरह से हमें मैच करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ तो हमने ऑलरेडी कर रखा है इसी वीडियो में। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमने ऑलरेडी देख रखा था, ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इसका हमने ऑलरेडी डायमेंशन देख रखा था, ये हमने निकाल रखा था क्या, ml स्क्वायर, इसी वीडियो में हमने निकाला है ml स्क्वायर t माइनस 2 केल्विन माइनस 1, तो ये हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है ना। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू कैपिटल एन इंटू के बी, जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी, वहां से हमने निकाला था इसको। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इस वीडियो में नहीं निकाला है, तो इसलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं, जो फोर्स हम लोग लिखते हैं दैट इज ईटा टाइम्स ऑफ जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है दैट इज ईटा इंटू एरिया इंटू वी, वी इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाई लेंथ, इस तरह से हम लोग लिखते हैं फोर्स, है ना। कुछ बहुत भी आइडिया है। देखो हमें क्या करना है, बेसिकली जो भी हमारे पास में क्वांटिटी है उससे रिलेटेड तुमको कुछ फॉर्मूला आता है क्या, वो फॉर्मूला लिखो और वहां से डिराइव करने की कोशिश करो। सबका डायमेंशन कोई रट के नहीं बैठा हुआ होता है, ठीक है। तो देखो कुछ कुछ जो स्टैंडर्ड है वो याद रहते हैं। तो फोर्स बेसिकली क्या होता है, तो ईटा, बेसिकली ईटा क्या लिख रहे हैं हम लोग, फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया इंटू वेलोसिटी। अब फोर्स का हम लोग क्या लिखते हैं, एम एल टी माइनस 2, लेंथ तो लेंथ लिख दो, तो एल, चलो एल नीचे लिख देते हैं, एरिया, एरिया इज एल स्क्वायर एंड वी वेलोसिटी इज एल टी माइनस 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, एक लेंथ इससे कट जाएगा, और एक टी माइनस 1 यहाँ पर चला जाएगा, टी माइनस 1 इसको कर देगा। तो हमारे पास में इफेक्टिवली क्या बचा, एम एल एल का कितना टर्म बचा यहाँ से, एल एक नीचे एल जो बचा हुआ है ना, एल माइनस 1 टी माइनस 1, दिस इज द डायमेंशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो कौन सा मैच कर रहा है, पहले का तो मैच कर रहा है 4, पहले का दिस इज बेसिकली 4 है ना, 4 के साथ मैच हो रहा है। ये हमने निकाला कोएफिशिएंट विस्कोसिटी, इसका डायमेंशन हमने निकाला एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, ये किससे मैच कर रहा है, एम एल एम सेकेंड से, देखो सेकेंड से मैच कर रहा है, तो दिस इज सेकेंड। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग बोल देंगे सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बाकी का देख लो, प्लैंक्स कांस्टेंट एच का ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, ये हमने क्या निकाला था, इसी लेक्चर में हमने निकाला, इसी वीडियो में हमने निकाला है, हमने निकाला था इसको एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, ये निकाला था हमने, ठीक है। एच सी बाई लेमडा ई इक्वल्स टू एनर्जी इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा से। थर्मल कंडक्टिविटी, इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला याद है क्या, थर्मल कंडक्टिविटी, हाँ याद है, हम लोग फेमस फॉर्मूला है क्यू, हीट जो हम लोग बोलते हैं ना, रेट ऑफ हीट फ्लो दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट फ्लो, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी दैट इज इक्वल टू के ए बाई एल इंटू के बाई एल इंटू डेल्टा टी, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो इसकी हमें किसकी चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी के की चाहिए ना, तो के हम लोग क्या लिखेंगे, ये हीट, ये जो क्यू है दैट इज बेसिकली क्या है, ये एनर्जी, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर है वो बेसिकली, एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो टी लिख देते हैं, एनर्जी बाई टी इंटू ये जो है ये लेंथ है, तो लेंथ रहने दो, डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया को एल स्क्वायर बोल देते हैं, और डेल्टा टी ये नीचे आएगा दैट इज केल्विन, तो केल्विन इनवर्स ऊपर ले लेते हैं, है ना। अब देखो एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनर्जी इज वर्क डन, तो वर्क डन हम लोग कैसे लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एम एल स्क्वायर
एनर्जी को हम लोग कैसा लिखेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ml² t-2, है ना। एक लेंथ से ये लेंथ काट दो, केल्विन -1 अपॉन टी, दैट इज टाइम, और एक लेंथ है। अब ये लेंथ से ये लेंथ उड़ा दो, टी ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास में, mlt-3 k-1। देखो किसके साथ मैच कर रहा है, ये थर्मल कंडक्टिविटी का, ये मैच करना चाहिए किसके साथ, एस का 3 के साथ मैच करना चाहिए, 3 के साथ मैच कर रहा है, mlt-3, हाँ मैच कर रहा है, ठीक है, 3 के साथ है। तो देखो इस तरह से हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी। इजी, इस तरह के इजी क्वेश्चन को तो बिल्कुल सॉल्व कर लेना। ओके, क्वेश्चन जो हमारे पास में है, ये क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2013 में। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। तो इस तरह का कुछ सिलेंडर होगा और इसमें वर्नियर का जॉ इस तरह से फंसाया गया होगा और इसके डायमीटर हम लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक है, विथ नो जीरो एरर। जीरो एरर इसमें नहीं है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, जीरो एरर नहीं है। It is found that the zero of the vernier scale lies between 5.10 and 5.15। तो देखो मेन स्केल डिवीजन में कुछ इस तरह का होगा, मेन स्केल कुछ इस तरह से होगा, है ना। तो इसमें कुछ इस तरह से डिवीजन्स होंगे, इस तरह से डिवीजन्स होंगे, ऐसे ऐसे होंगे। तो बोल रहा है कि ये मेन स्केल है, मेन स्केल। यहां बोला गया है कि कहां से कहां तक लाई कर रहा है, ये देखो, it is found that zero of the vernier scale lies between 5.10 and 5.15। तो सपोज कहीं कुछ भी होगा, ये सपोज ये 5.10 है और ये 5.15 है ना, 5.10 है, 5.15। यहां पर जो वर्नियर स्केल कुछ इस तरह से कोइंसाइड हो रही है, इस तरह का सिचुएशन है। वर्नियर स्केल चलो यहां बना देते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। इनके बीच कहीं इस तरह से वर्नियर स्केल कोइंसाइड हो रही है ना, वर्नियर स्केल की कुछ ऐसी होगी, हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। तो अभी देखो ये जो है दिस इज, ये बोल रहा है दिस इज 5.10 एंड दिस इज 5.15, इनके बीच लाई कर रहा है। तो एक चीज तो यहां से क्लियर हो जाता है कि जो मेन स्केल डिवीजन है, मेन स्केल डिवीजन, तो वो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। मेन स्केल डिवीजन बेसिकली कितने, देखो ये कितने कितने के रेंज में जा रहा है, 5.10, 5.15, फिर अगला हो जाएगा 5.20, मतलब इतना सेंटीमीटर है, इतना सेंटीमीटर है। दैट मीन्स 0.05 इतने से ये आगे बढ़ रहा है ना, 5.10, फिर 0.05 ऐड किया तो 5.15, उसके बाद 0.05 फिर से ऐड किया तो 5.20। तो अगर हम लोग एक्यूरेसी बता रहे हैं तो 5.10 के बाद अगली रीडिंग 5.15 है। इससे हम लोग एक चीज समझ में आ जाता है कि मेन स्केल डिवीजन हमारे पास में 0.05 का है ना, 0.05। तो एक चीज हमने यहां से इंफर कर लिया। नेक्स्ट बोला गया है द वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। अब यहां पर वर्नियर स्केल डिविजन्स की बात कर दी गई है। वर्नियर स्केल की एक डिवीजन कितनी है, देखो 2.45 सेंटीमीटर है 50 डिविजन्स का, 50 डिविजन्स में 2.45 सेंटीमीटर। दैट मीन्स एक डिवीजन में हम लोग ऐसा बोल रहे हैं ना, 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन है 2.45 सेंटीमीटर के, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन है दिसना बाई 50, विच इज इक्वल टू, ये हम लोग देखो 5 4 20, 4 5 9 45, तो ये हो जाएगा 0.049 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वर्नियर स्केल डिवीजन इतना इतना बड़ा है, एक मेन स्केल डिवीजन हमने ऑलरेडी निकाल लिया। तो देखो इन दोनों इंफॉर्मेशन से वर्नियर स्केल और इससे हम लोग निकाल सकते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हम लोग कैसे निकालेंगे, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, इतना मिनिमम हम लोग मेजर कर सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 0.05 माइनस 0.049 इतना सेंटीमीटर, दिस सेंटीमीटर, एंड दैट इज इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर, यही आएगा, ठीक है। दिस इज लीस्ट काउंट। आगे बोला गया है द 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विथ वन ऑफ द मेन स्केल डिविजन्स। तो यहां से हम लोगों को रीडिंग मिल जाएगी, तो रीडिंग कितनी हो जाएगी, रीडिंग बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस एरर, माइनस जीरो एरर जो होता है, तो एरर तो इसमें है नहीं। तो मेन स्केल रीडिंग हम लोगों को पता है, जो लोवेस्ट वाला रहता है वो हम लोग सिलेक्ट करते हैं 5.10 से, 5.10 से कुछ ज्यादा है और वो कुछ ज्यादा हम लोग वर्नियर स्केल से मेजर कर लेते हैं। वर्नियर स्केल बेसिकली कितना आ जाएगा, लीस्ट काउंट इनटू कितना डिवीजन इसमें कोइंसाइड कर रहा है, 24th डिवीजन इसमें कोइंसाइड कर रहा है, यस। तो दिस इज बेसिकली 5.10 प्लस 0.024 विच इज इक्वल टू 5.124 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि बी हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2013 में। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूजिंग द एक्सप्रेशन 2d sin थीटा इक्वल्स टू लेमडा, बोला गया 2d sin थीटा इक्वल्स टू लेमडा, वन कैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ डी, डी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं बाय मेजरिंग द करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा इन द रेंज थीटा वेरिंग फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रही है? फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ठीक है, ये थीटा की रेंज है। द वेवलेंथ लेमडा इज एग्जैक्टली नोन, तो लेमडा बेसिकली मेरे पास में क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, लेमडा नोन है तो। एंड द एरर इन थीटा इज कांस्टेंट। ठीक है, एरर इन थीटा जो है दैट इज कांस्टेंट, तो डेल्टा थीटा हम लोग बोलेंगे दैट इज कांस्टेंट। ओके, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री, तो जैसे जैसे थीटा को इंक्रीज करेंगे एब्सोल्यूट एरर इन डी और फ्रैक्शनल एरर इन डी के बारे में पूछा गया है। तो बेसिकली हमें डी पे जो भी एरर वेरर निकालना है, तो दैट इज लेमडा बाई 2, और ये बन जाएगा लेमडा बाई 2 साइन थीटा। ये हमारे पास में एक्सप्रेशन है डी का। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक दोनों साइड में एल एन ले लेते हैं, नेचुरल लॉग ले लेते हैं, दैट इज एल एन डी। अगर हम लोग देखें दैट इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 को मैं सेपरेट कर लेता हूं, एल एन लेमडा बाई 2, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट होने वाले हैं। और 1 अपॉन साइन थीटा अगर मेरे पास में है तो मैं माइनस लिख सकता हूं, दिस इज माइनस एल एन ऑफ साइन थीटा। ये इस तरह से हम लोग लॉग ले लिया। अब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करने पे ये हो जाएगा डेल्टा डी, डेल्टा के टर्म्स में लोग लिखें डेल्टा डी बाई डी। ये टर्म का डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि लेमडा कांस्टेंट है ना, लेमडा एग्जैक्ट हमें पता है 2b कांस्टेंट है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन साइन थीटा, एल एन ऑफ समथिंग इज 1 अपॉन साइन थीटा हो गया। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा यहाँ पर? साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा और डेल्टा थीटा। ठीक है, डेल्टा थीटा यहाँ पर इस तरह से हो गया। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम लोग बेसिकली क्या क्या मेजर करेंगे? अगर हम लोग एरर मेजर करें तो बेसिकली हम लोग मॉड मेजर कर रहे हैं, तो ये जो माइनस टर्म है यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉट थीटा टाइम्स ऑफ, तो कॉट थीटा डेल्टा थीटा। और यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर की बात की गई है और फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर देखो यहाँ से डेल्टा डी बाई डी का फ्रैक्शनल एरर जो है वो हमें ये दिख रहा है। पहले तो इसका एनालिसिस करते हैं जो सी और डी में बात की गई है। फ्रैक्शनल एरर की अगर हम लोग बात करें, देखो तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करते हैं, थीटा इंक्रीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, तो देखो कॉट थीटा एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, 0 से 90 डिग्री में एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो कॉट थीटा डिक्रीज होता जाएगा, कॉट थीटा डिक्रीज हो जाएगा। और डेल्टा थीटा तो कांस्टेंट है हमारे पास में, डेल्टा थीटा चेंज इन थीटा इज कांस्टेंट। तो कॉट थीटा जैसे जैसे मेरे पास में थीटा इंक्रीज होगा 0 से 90 डिग्री में, तो कॉट थीटा डिक्रीज होगा, तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो फ्रैक्शनल एरर इन डी डिक्रीजेस, तो डी ऑप्शन तो हमारे पास में सही होता है, डी ऑप्शन तो एक तो सही ऑप्शन हमारे पास में है डी। ओके, तो सी अपने आप गलत हो जाएगा। ओके, फ्रैक्शनल एरर कांस्टेंट तो नहीं है। एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो डेल्टा डी बेसिकली पूछा गया है, डेल्टा डी इज नथिंग बट डी कॉट थीटा इंटू डेल्टा थीटा, इस तरह से पूछा गया है ना। एब्सोल्यूट एरर पूछा गया है तो डी यहां पर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, और यहां से अगर हम लोग डी देखें तो डी की वैल्यू हम लोग एक काम करो, यहां से डी की वैल्यू डाल दो यहां पे, तो डी मेरे पास में कितना? लेमडा बाई 2 साइन थीटा इंटू 1 अपॉन सॉरी ये हो जाएगा कॉट थीटा इंटू डेल्टा थीटा। अभी यहां से कौन कौन सा वेरी कर रहा है? देखो एक चीज देखो, डेल्टा थीटा तो कांस्टेंट है, डेल्टा डी का हम लोग बात कर रहे हैं, डेल्टा थीटा कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, कॉट थीटा बाय साइन थीटा। तो देखो कॉट थीटा हम लोग थीटा इंक्रीज करेंगे 0 से 90 डिग्री तक में, तो कॉट थीटा डिक्रीज होगा, कॉट थीटा डिक्रीज होगा। 1 अपॉन साइन थीटा इंक्रीज होगा, बट 1 अपॉन साइन थीटा डिक्रीज होगा 0 से 90 डिग्री पे, तो 1 अपॉन साइन थीटा मैं लिख देता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा डिक्रीजेस। तो ये जो ओवरऑल डेल्टा डी है जो है ना, ये ओवरऑल डेल्टा डी डिक्रीज होगा, ओवरऑल डेल्टा डी डिक्रीज होगा। तो यहां से ए में बोला गया है डी रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये गलत हो गया, डी इंक्रीजेस तो ये गलत हो गया, यहां पर लिखा रहता है डी डिक्रीजेस तो वो सही होता। तो यहां पर हमारे पास एक ही ऑप्शन सही है, दैट इज डी। तो होप ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। हमारा एक छोटा सा प्यारा सा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहां भी डाउट क्लियर कर सकते हो, 1 to 1 हम लोग वहां पे डिस्कस कर सकते हैं, तो वो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना।
तो अगर ये वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो हम लोग इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।